नमस्कार, मैं आपके साथ के किराना न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। और G20 के सफल आयोजन से विश्व में भारत का डंका बज गया है। चारों तरफ भारत की शक्ति और सामर्थ्य की चर्चा हो रही है। वहीं कुछ लोग इस सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं और वे भारत की सफलता को कम आंकते हुए नकारात्मक खबरों को प्रमुखता से दिखा रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का भारत विरोधी चेहरा एक बार फिर से सामने आ चुका है। भारत में G20 के सफल आयोजन को पश्चिम मीडिया पचा नहीं पा रहा है और उसका पूरा G20 से आयोजन की जगह यहां की गरीबी को दिखाने में लगा रहा है। यानी कि अपनी पूरी ताकत वो सिर्फ हिंदुस्तान की गरीबी को दिखाने में लगा पड़ा है, जबकि जो सफल आयोजन हिंदुस्तान कर रहा है, जो कामयाबी हासिल कर रहा है और जो उपलब्धि दिखा रहा है, वो पचा नहीं पा रहा है पश्चिम का मीडिया। और इसीलिए इस तरह की नकारात्मक खबरें फैलाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर है, क्योंकि भारत पहली बार दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के संगठन G20 की मेजबानी कर रहा है। 9 और 10 सितंबर के बीच आयोजित हो रहे शिखर सम्मेलन में दुनिया के तमाम बड़े नेता शामिल हैं। G20 आयोजन के लिए भारत ने शानदार तैयारी की है, जिसकी चर्चा भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की बाकी मीडिया में भी हो रही है। लेकिन इसी बीच पश्चिमी मीडिया में कुछ ऐसी भी खबरें प्रकाशित हो रही हैं, जिसमें आयोजन के मद्देनजर दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए कुछ इलाकों में झुग्गियों को गिराने को मुद्दा बनाया गया है। भारत शानदार तरीके से G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, लेकिन पश्चिमी मीडिया आयोजन को लेकर केवल नकारात्मक खबरें ही चला रहा है। पश्चिमी मीडिया ने G20 की जगह गरीबी वंचितों पर ही रखा है फोकस। विदेशी मीडिया कभी भी भारत की छवि विश्व पटल पर नकारात्मक पेश करता है। विदेशी मामलों के विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिमी मीडिया ग्लोबल साउथ, जिसका मुखिया भारत है, देशों को परिचित अजनबियों की तरह देखता है, जिसका उदाहरण G20 की कवरेज में देखने को मिल रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिमी देशों में भी बड़ी संख्या में गरीब लोग रहते हैं। कई देशों में असमानता रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, लेकिन पश्चिमी मीडिया इन खबरों को नहीं दिखाते हैं। भारत में G20 के सफल आयोजन को औपनिवेशिक मानसिकता वाला मीडिया पचा नहीं पा रहा है, जिसकी वानगी उस समय देखने को मिलती है जब अमेरिकी पत्रकार ने व्हाइट हाउस प्रवक्ता से पहला सवाल ही भारत में झुग्गियों को हटाए जाने पर पूछा था। भारत ने जिस G20 का सफल आयोजन किया है, उसने विश्व को भारत की शक्ति और सामर्थ्य को दिखा दिया है, जिसे पश्चिमी मीडिया पचा नहीं पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो किस तरह से पश्चिमी देशों की मीडिया यानी कि उनके अखबार भी, जिनमें से वॉशिंगटन टाइम्स और साथ में न्यूयॉर्क टाइम भी, किस तरह से भारत को लेकर नकारात्मक खबरें फैलाने में लगा है, यह भी आपको दिखाते हैं जरा ग्राफिक्स के जरिए से। पश्चिमी मीडिया दिखा रहा है नकारात्मक खबरें। पश्चिमी मीडिया भारत की छवि को कर रहा है खराब। पश्चिमी मीडिया झुग्गियों और गरीबों का उड़ा रहा है मजाक। पश्चिमी मीडिया चला रहा है नकारात्मक खबरें। भारत में G20 का सफल आयोजन, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है G20। और आज इसी मुद्दे पर अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर पश्चिम देश की मीडिया इस तरह का रवैया क्यों अपना रही है, आखिर वो अपना भारत को लेकर दोगलापन क्यों दिखा रही है। और इस मुद्दे पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र कुमार शाही जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं।
निपुण आलम बयान हमारे साथ जुड़ गए, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, और नीरज सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है न्यूज वॉच इंडिया पर। वीरेंद्र जी, सवाल सबसे पहला आपसे ही है कि आखिर ये जो पश्चिम देशों की मीडिया इस तरह का रवैया अपना रही है, दोगलापन दिखा रही है, एक तरफ हिंदुस्तान सफल आयोजन कर रहा है और पूरी दुनिया उसकी चर्चा कर रही है, लेकिन विदेशी मीडिया सिर्फ नकारात्मक खबरें दिखाने में लगी है, ऐसा क्यों? राणा जी, इस हाँ। बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में झांकने की जरूरत है। बिल्कुल। पश्चिमी मीडिया वही कर रहा है जो उन देशों की पॉलिसी रही है। जी। वेस्ट आज तक इस बात को हजम नहीं कर पाया कि भारत जिसकी अर्थव्यवस्था विदेशी हुक्मरानों के आने से पहले दुनिया में 1 नंबर पर थी और अंग्रेजों के भारत छोड़ते छोड़ते वो 2% रह गई, 78% से डाउन टू 2%। जी। वो आज भी वही प्रोपेगेंडे से जूझ रहे हैं कि भारत एक सपेरों का, स्नेक चार्मर्स का देश है। जी। वो बिना कपड़ों के या मिनिमल कपड़ों में रहते हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी से उनका वास्ता नहीं है। इन सब भड़काऊ और गलत बयानों से उन्होंने बहुत देर, बहुत अरसा पूरे संसार को धोखे में रखा, भारत को लूटते रहे। आज जब भारत ने 47 में उनको निकाल कर बाहर किया, उनका विचार था कि भारत संभल नहीं पाएगा। जी। तब से लेकर आज तक जो प्रगति हुई है, विशेष तौर पे जो पिछले दशक में प्रगति हुई है, इसको वो लोग हजम नहीं कर पा रहे हैं। मैं G20 की कुछ बुनियाद बताना चाहता हूँ। 2007-8 में पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था। जी। फाइनेंशियल डिप्रेशन पूरे संसार में था। हमारे भी देश पर उसका मनमोहन सिंह जी जैसे अच्छे इकोनॉमिस्ट होने के बावजूद ऐसा असर हुआ कि हमारा गोल्ड तक हमें मॉर्टगेज रखना पड़ा। तब से लेकर आज तक जो प्रगति और पिछले 10 वर्षों में जो प्रगति हुई है, आज भारत विश्व की 5वीं तगड़ी ऊंची अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द तीसरे स्थान पर पहुंचने वाली है। जी। वेस्ट को ये हजम नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ब्रिटिशर्स जो कभी यहाँ हुकूमत किया करते थे, आज उनकी अर्थव्यवस्था हमसे पिछड़ी हुई, पीछे रह गई है। ये उस लूट खसोट के बाद जो उन्होंने हमारे देश में 100 साल किया। बिल्कुल बिल्कुल। वो ये नहीं समझ पाते थे हाँ। कि भारत जैसा देश हाँ। कभी इतनी तरक्की करेगा। वो नहीं समझ सकते थे कि भारत का चंद्रयान बिल्कुल साउथ पोल पर जाकर लैंड कर जाएगा। बिल्कुल। वो नहीं समझ पाते थे बिल्कुल कि हमारे पास आज सैटेलाइट्स को भी गिराने की शक्ति है। वो नहीं समझ पाते थे कि आज भारत डिफेंस का जो सबसे ज्यादा इंपोर्टर था, आज 78 देशों को डिफेंस का सामान बेच रहा है और एक्सपोर्टर बन गया है। बिल्कुल। समझ नहीं पाते कि हम 80 करोड़ पॉपुलेशन को मुफ्त राशन कोविड समय से लेकर आज तक देने के सक्षम हैं, जबकि पूरा यूरोप आज अनाज की कमी से जूझ रहा है। वो नहीं समझ पाते, नहीं हजम कर पाते कि आज भारत रशिया से लेकर उनको जो ऑयल सप्लाई कर रहा है। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, लौटता हूं आपके पास में। बिल्कुल निपुण जी, अब सवाल ऐसे में यह है कि जिस तरह की चीजें दिखा रहा है पश्चिम देश का मीडिया, अब ऐसे में उसे सिर्फ इन सारी चीजों में नजर आती है कि झुग्गियां हटा दी गई, गरीबों को हटा दिया गया, किसी के साथ अमानवीय व्यवहार तो हिंदुस्तान ने किया नहीं अपनी जनता के साथ। फिर इस तरह की खबरों को दिखाकर क्या साबित करना चाहता है? वो सिर्फ ये साबित करना चाहते हैं कि जैसा 100 साल पहले
वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे। तो शायद बहुत सारी चीजें इस पे इम्पैक्ट डालती हैं। एक तो क्या देखें, मैदान पर खड़े हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे नेशनलिज्म का मुद्दा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आपके पास मैं लौटूंगा, निपुण जी से मेरा ये सवाल है। तो हम लोग जब देखेंगे तो नेशनलिज्म का मुद्दा, नेशनलिज्म का मुद्दा क्या, भाई कोई भी देश है अगर हम तरक्की कर रहे हैं तो ये बात तो उनके लिए भी इशू हो जाएगा, उनके लिए दिक्कत हो जाएगी कि भाई हमारा। जी बिल्कुल, बोलिए निपुण जी। तो पश्चिम देश की मीडिया आखिर इस तरह का रवैया अपना क्यों रही है, ये सबसे बड़े सवाल हैं। और ये सवाल इसलिए भी हैं कि जब हिंदुस्तान एक सफल आयोजन कर रहा हो, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हो और पूरी दुनिया उस सफल और भव्य आयोजन को लेकर तारीफ भी कर रही हो भारत की, और ऐसे में अगर पश्चिम देश की मीडिया यह दिखाने की कोशिश करे कि हिंदुस्तान में आज भी गरीबी है, तो फिर वो क्या साबित करना चाहती है। निपुण जी, मेरा सवाल इसीलिए यह है कि आखिर जब पूरी दुनिया तारीफ कर रही है इस सफल आयोजन की, इस भव्य आयोजन की, फिर सिर्फ गरीबी पर चर्चा करके पश्चिम देश की मीडिया साबित क्या करना चाहती है? हाँ देखिए, मैं इसमें दो बातें आपको बोलूंगा। जी देखिए, एक तो क्या है कि जो पश्चिमी देशों की हम बात करते हैं तो उनकी पॉपुलेशन के साइज बहुत कम है। वो अगर हमारी इकोनॉमी की और हमारी पॉपुलेशन के साइज को देखेंगे तो ये पूरी दुनिया को पता है। अगर कोई भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, चाहे वो किसी भी देश का हो, अगर वो कैलकुलेशन करेगा तो बता सकता है 4 ट्रिलियन का देश है, भविष्य का भारत है। आज भारत उतना ताकतवर नहीं है कि वो आज 18 ट्रिलियन के हैं या आज हम 5 ट्रिलियन के हैं। तो कोई भी इंटरेस्ट पूरा एनालिसिस कर सकता है। और झुग्गी होना, मैं इसको कहता हूँ, झुग्गी होना नेगेटिव नहीं है, ये तो हमारे लिए पॉजिटिव है कि हमारे पास में लेबर है और एक चीप लेबर है। यही जो लेबर थी 70s में जब चाइना के अंदर थी, तो चाइना के अंदर इन्वेस्टमेंट हुआ था। तो एक तो मैं इसको नेगेटिव नहीं मानता। हाँ, उनका नजरिया जरूर है कि उसको नेगेटिव दिखाना चाहते हैं। उसका मुझे लगता है कि कोई भी देश है जब हम लगातार जो देश का, और खासतौर से यूरोपियन जो आपका पूरा हम लोग पावर को देखेंगे, भाई डच आए, फ्रांसीस आए, पुर्तगाली आए, फिर आपका ब्रिटिश आए, सब लोग आए भारत पे कंट्रोल करने, नियंत्रण करने के लिए। आखिर तक आप देखें ब्रिटिश का कंट्रोल ज्यादा था बाकी और का। पुर्तगालियों के पास भी गोवा रहा, फ्रांसीसियों के पास भी जमुनानगर रहा, और भी क्षेत्र फ्रांस भी पास में रहे, डच का भी थोड़ा कंट्रोल रहा। तो जब उन देशों को दिखता है कि 70 साल में कोई देश हमसे आजाद होने के बाद आज इतना ग्रो कर रहा है और आज हमको चुनौती दे रहा है, आने वाले 5 से 7 साल हुए हम लोग 3rd नंबर की इकोनॉमी बनने वाले हैं, तो वहां के लोग जो होंगे वो सरकार से क्वेश्चन करते होंगे, भाई एक देश ऐसा तरक्की क्यों कर रहा है। तो ये एक मीडिया का तरीका होता है। आप भारत में भी मीडिया को देखें तो दोनों तरह के नजरिए आपको देखने को मिलेंगे, एक सरकार के पक्ष में, एक सरकार के विपक्ष में, एक चीन के पक्ष में बोलते हुए दिखेंगे, एक चीन के विपक्ष में बोलते हुए दिखेंगे, ये चलता है। तो ये एक वैश्विक, तो ये रीजन। दूसरा, इसको क्या वेस्ट मीडिया का एक रीजन ये भी होता है कि भारत के साथ बार्गेनिंग मॉडल रखा जाए, बार्गेनिंग पॉइंट रखा जाए। है क्या कि आज हम प्रेजेंट में अपनी गवर्नमेंट को देखते हैं तो अल्ट्रा नेशनलिस्ट गवर्नमेंट है जो बिल्कुल भी झुकने को तैयार नहीं है। आप देखिए, जो नेहरू जी हमारे प्रिंसिपल लेके चले थे, नाम का प्रिंसिपल, वो आज भी भारतीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी इतनी मजबूत स्थिति के बाद भी आज भी हम नाम को लेके चल रहे हैं। जहां हम क्वाड को मेंटेन कर रहे हैं तो वहीं हम ब्रिक्स को भी मेंटेन कर रहे हैं, हम दोनों ग्रुप को लेके चल रहे हैं। ये बात हजम नहीं हो पाती। इसको विदेशी हुक्मरानों को, चाहे अमेरिका के प्रेसिडेंट क्यों ना, गवर्नमेंट क्यों ना हो, कि भाई कोई तो ऐसी नस हो भारत की जिसको हम दबाएं, कोई तो ऐसा मैटर हो जहां पर भारत से क्या बार्गेनिंग मॉडल उतार सके। भारत बार्गेनिंग करने को देता ही नहीं है, तैयार ही नहीं होता है। रूस के यूक्रेन के मामले में पश्चिम का मीडिया पूरा कह सके कि भारत का, लेकिन भारत ने नहीं कहा। तो आखिर कौन सा मुद्दा है, किस मुद्दे पर हम चंद्रयान स्पेस में आगे जा रहे हैं, डिफेंस में वर्ल्ड की 3rd नंबर की हम लड़की हैं, हम इकोनॉमी में 5 नंबर की इकोनॉमी आ गए हैं। तो कोई तो मुद्दा ऐसा हो जहां पर भारत को नियंत्रण कर सके, कंट्रोल कर सके, कुछ मुद्दे उसके नेगेटिव एस्पेक्ट ला सके। तो वो क्या आता है कि भारत में अभी गरीबी है, पॉवर्टी है, और ये तो बहुत प्रैक्टिकल सी बात है। 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, 40 करोड़ का देश, कोई भी ऑटोमेटिक दे सकता है कि देश के पास 4 ट्रिलियन बहुत कम रिसोर्सेज हैं जो 140 करोड़ लोगों के लिए चाहिए। 140 करोड़ लोगों के लिए ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। जब हम 3rd नंबर की इकोनॉमी बनते हैं, हम 5 से 6 ट्रिलियन 7 ट्रिलियन ये बनेंगे, तब चीजें बदल जाएंगी। और मैं ये बात हमेशा बोलता हूँ, क्या अमेरिका में आज भी गरीबी खत्म हो गई? क्या अमेरिका में आज आप एक टर्म सुनते हैं, स्ट्रीट फूड, स्ट्रीट पीपल? मैं तो अक्सर सुनता हूँ न्यूज के अंदर कि स्ट्रीट फूड अमेरिका में यहाँ पर मिलता है, स्ट्रीट पीपल यहाँ पे रहते हैं। तो वहां पे तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड से रह लेते हैं। अगर उनकी इकोनॉमी के साइज को देखें, 22-23 ट्रिलियन का कोई देश है और वहां भी लोग सड़कों पर रह रहे हैं,
तो फिर हवाई झुकी की क्या बिल्कुल 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 नीरज जी, इसको जो करना है करे। बिल्कुल बिल्कुल नीरज जी, अब इसीलिए ये सवाल मेरा अब निकल कर आता है कि अगर उनके यहाँ भी गरीबी है, और ये रिपोर्ट्स हैं कि जहां उनके यहाँ भी गरीबी है और बड़े स्तर पर गरीबी है, उनके यहाँ भी आय को लेकर अगर देखा जाए तो बहुत ऊंची और नीची स्थिति नजर आती है, फिर ऐसे में दिखाने का क्या सिर्फ एक ही मतलब है कि वो भारत की सफलता को, इस कामयाबी को और बढ़ते हुए कद को पचा नहीं पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। किसी को उम्मीद नहीं थी। भारत जो है सपेरों का देश कहा जाता था। तो अमेरिका, लंदन वाले, यूके में जो है आज भी सोचते ऐसा ही है कि हम लोग सपेरों का देश है। वो इस बात को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि सपेरों का देश जो है आज चंद्रमा पे पहुंच चुका है। ये इस चीज को हजम नहीं कर पा रहे हैं कि आज हम लोग जो है सगड़ी कपड़े छोड़ रहे हैं। तो इनके लिए बड़ी हैरानी की बात है कि हम लोग G20 कैसे कर रहे हैं। और मैं बधाई देना चाहूंगा सरकार को, दो मैं किसी समर्थक के हिसाब से नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन बधाई देना चाहूंगा सरकार को कि आज इतने देशों के प्रमुख जो है आकर हमारे दिल्ली के अंदर बैठे हैं और G20 का एक सक्सेसफुल अभी तक जो है हम लोग का वो चालू है इसका। लेकिन इन लोगों को हजम करना बड़ा मुश्किल है कि कैसे हिंदुस्तान की सरकार ने इसको सफल आयोजन किया है इसके अंदर। जी बिल्कुल। वीरेंद्र जी, एक और सवाल मेरा ये इसी से जुड़ा इसलिए है क्योंकि लगातार इस बात का जिक्र किया गया कि हिंदुस्तान को सपेरों का देश कहते थे, तो क्या अब उन्हें ये समझना होगा कि सपेरों का देश तो हम हैं और सारे नाग नचाने भी हमें आते हैं, कैसे नचाने हैं? सही कहा आपने, और मैं सहमत हूं नीरज जी ने जो कहा कि उनको हाजमे की तकलीफ है। शायद उनको ये सब पच नहीं पा रहा है जी। और जहां तक बात आपने मीडिया की कही, वेस्टर्न मीडिया की, वेस्टर्न मीडिया जहां तक देखा जाए कमर्शलाइज्ड मीडिया है, बिका हुआ मीडिया है, पेड मीडिया है जी। और ये ऐसे लोग हैं जिनका रिपोर्टिंग का वास्ता सच से नहीं है। BBC को कभी बड़ा रिलायबल माना जाता था उनकी एडवर्टाइजमेंट के बेस पर जी। पर जैसे जैसे IT इम्प्रूव होता गया और समाचार का जो रफ्तार थी तेज गति से संसार में कहाँ क्या हो रहा है वो सब खुलता चला आया, तो हमें पता चला कि कितना ज्यादा रॉन्ग रिपोर्टिंग, झूठ का प्रचार ये लोग करते आ रहे थे जी। इसी तरह न्यूयॉर्क टाइम्स का मुझे वो कार्टून याद आता है जब चंद्रयान की बात हमने की थी जी। तो इन्होंने भारतीय एक गाय को लेकर चलता हुआ चैम्बर के बाहर दिखाया था। आज उसी का जवाब है कि वो चैम्बर के अंदर के लोग बाहर खड़े हैं और भारत से सलाह मांग रहे हैं जी। तो ये सब जो बदलाव आया है, प्रगति हुई है, आज संसार का हर बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन जो है कहीं भी उसको भारतीय चला रहे हैं जी। वो जानते हैं, वो समझते हैं इस बात को, पर नीरज जी की बात हजम नहीं कर पा रहे हैं और ये उनकी बदहजमी की डकारें हैं जी। तो जहां से कुछ भी नेगेटिव नजर आता है, झोपड़ पट्टी नजर आए, झोपड़ी नजर आए, वो उसका प्रदर्शन करना चाहते हैं। वो जो इतना अच्छा आयोजन हुआ है उसका प्रदर्शन नहीं करना चाहते जी। इसके साथ ही मैं राणा जी यहाँ जिक्र करना चाहूंगा कि हम विदेशों को क्यों गिला दे रहे हैं जी। क्या हमारे अपने देश में ऐसे जयचंद नहीं है? जब संसार के इस तो खैर G20 के हैं, उसके अलावा 19 और देशों के प्रतिनिधि हमारे देश में इस सबको आंखों से देखकर उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ऐसे समय में हमारे ही देश के कुछ लोग जो अपने आप को भारत में नेता भी समझते हैं, वो विदेशों में जाकर और इन सबको नकारने की कोशिश कर रहे हैं जी। तो जब घर के लोग भी ऐसा प्रपंच में पड़ जाएंगे और देश की प्रगति से प्रसन्न नहीं होंगे, शायद उनकी कुछ मजबूरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कि जिनपिंग नहीं आ सके, शायद जिनपिंग से MOU साइन करने वाले लोगों को भी इशारा होगा कि इसको नीचा दिखाने की कोशिश करो। तो शायद वो अपने MOU की मजबूरी में होंगे या किसी तरह के प्रेशर में होंगे या पॉलिटिकल सर्वाइवल ढूंढना चाहते होंगे, तो देश में नहीं मिला तो शायद विदेश में जाकर मिल जाए। पर कुल मिलाकर देखा जाए, भारत सरकार
भारत सरकार का ये G20 का आयोजन, हाँ, ये एक लैंडमार्क है संसार के लिए, और ये जी, एक बहुत बढ़िया आयोजन है हाँ, जिसकी पूरी संसार आज भी प्रशंसा करता रहा है, हम्म, और शायद आने वाले काफी समय तक इसको एक बहुत बढ़िया आयोजन की तरह बिल्कुल। याद किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। निपुण जी, अब ऐसे में एक सवाल ये है कि जिस तरह से वीरेंद्र जी भी कह रहे थे और नीरज जी ने भी कहा कि हाजमे की दिक्कत है पश्चिम देशों को, और इसीलिए इस तरह की बातें निकल कर आ रही हैं। हमारे यहाँ दुष्यंत कुमार कवि हुए, उन्होंने लिखा कि कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो वो पत्थर भी तबीयत से उछल गया है, आसमान में सुराग भी हो गया है, और इसीलिए हम चांद पर भी हैं और G20 का सफल आयोजन भी है। दुष्यंत कुमार ने एक लाइन और बोली है, मैं एक लाइन आपको और बता दूं जी, कि पीर हो चुकी है परवसी, अब ये पिघलनी पीर चाहिए। पिघलनी चाहिए। जी, पीर यानी कि पीड़ा। बिल्कुल तो बिल्कुल। पीड़ा है उनको, वो पीड़ा पिघल रही है, जी, और वो जैसे भी निकल रही है, चाहे वो मीडिया से निकल रही है, हाँ, जैसे भी निकल रही है, वो पीड़ा है, वो दर्द है, वो जी, निकलेगा, वो स्वाभाविक है। जी, और ये नेचुरल होता है। देखिए कोई भी है, अगर हम भी अपने गांव मोहल्लों की बात करते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय जो पूरा दुनिया है, अगर हम उसको इंटरनेशनल जो वर्ल्ड बोलते हैं, वो एक मोहल्ले की तरह तो है, एक कॉलोनी की तरह से है। जी, अब कॉलोनी में अगर कोई हमसे अगड़े रहे हो, हमसे हाँ, बहुत पहलवान लोग रहे हो, बहुत दबंग लोग रहे हो, जी, लेकिन हमारा परिवार अगर तरक्की करने लगे तो जी, दिक्कत उनको तो होती है। तो यही बिल्कुल, बात है कि एक जो नेशनलिज्म होता है कि हम श्रेष्ठ, हम हाँ, सुपीरियर, क्योंकि यूरोपियन एक जो मानसिकता है पूरे यूरोप की, आपको याद होगा जयशंकर जी इस बात को बोला भी कि जी, यूरोपियन अपने माइंडसेट से बाहर ही नहीं आ रहे हैं। हाँ, जब रशिया के साथ यूक्रेन का वॉर हुआ, तो हाँ, हम क्यों बोले कि जो यूरोप चाहता है वो बोले, जी, अमेरिका जो चाहता है वो बोले। हाँ, यही बात नेहरू जी बोलते आए थे कि भाई तुम ये क्यों कहते हो कि आप अलग अलग ब्लॉक में, दोनों ब्लॉक में से किसी एक ब्लॉक को चूज कर ही इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में आ सकते हो। हम हाँ, दोनों ग्रुप के साथ संबंध बनाकर भी नई दिशा लेके चल सकते हैं। बिल्कुल, तो भारत आज भी इस बात को लेकर चल रहा है, और बड़ी कामयाबी से। आज हाँ, भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाह रहा है, और हाँ, लीडर बना हुआ है। सारे ग्लोबल साउथ के लीडर भारत को अपना लीडर मान रहे हैं। हाँ, इससे मुझे एक बात और भी लगती है कि कई बार ऐसा भी होता है कि ग्लोबल साउथ के पास आज एनर्जी है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास में यूथ है, भविष्य का मार्केट है, ग्लोबल साउथ है, जी, और भारत उसकी लीडरशिप का दावा करता है। हाँ, और अगर भारत की वो इस तरह की इमेज को बना दे वर्ल्ड में कि भारत कहां से लीडरशिप दे पाएगा, जी, जिस तरह की इमेज बिगाड़ने का प्रयास चीन करता है कि भाई भारत कहां लीडरशिप दे पाएगा। जी, भारत तो अपनी अंदरूनी समस्याओं से ग्रसित है, जी, भारत में इतनी गरीबी है, इतनी पॉवर्टी है, भारत कहां से लीडरशिप दे पाएगा। हाँ, तो भैया आप भारत की ओर मत देखो, आप अमेरिका की ओर देखो, जी, आप यूरोप के देशों की ओर देखो, फ्रांस की ओर देखो, हाँ, ब्रिटेन की ओर देखो। तो उस मानसिकता के तहत भी कि ताकि ग्लोबल साउथ का लीडर भारत न बन पाए, और अगर जी, बने भी तो वो हमारे कंट्रोल में रहे, हमारे नियंत्रण में रहे। तो उससे कि एक इमेजेस होती हैं, वो इमेजेस बनाकर देखिए क्या होता है, जैसे पॉलिटिक्स बोलते हैं, जी, ऐसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो होती है, भाई बाहर के लोग जो हैं वो हमको देश में तो आके देखने को तैयार नहीं है। जी, हम कैसे जान रहे हैं अमेरिका को? अमेरिका का हमने न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ लिया, अमेरिका का हमने टेलीग्राम पढ़ लिया, अमेरिका का हमने 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उनका मीडिया चैनल देख लिया, उससे हम लोग जान रहे हैं। तो वो उसी तरह का इमेज बिल्ड वहां पे करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वहां के जी, लोग के अंदर भी एक सुपर सिटी की जो फीलिंग है वो मेंटेन रहे, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना बनाए लोग। ये जी, तो कहेंगे कि देखो थर्ड वर्ल्ड का कंट्री, तीसरी दुनिया का देश, गरीब देश है ना, जो जी, जी, स्वतंत्र हुआ 40 साल पहले, मतलब 70 साल पहले। हम बिल्कुल, कब के आजाद हुए देश हैं, हम कभी गुलाम नहीं हुए, हमसे आगे हाँ, कैसे निकल जा रहा है। तो उस तरह की एक सुपर सिटी, एक फीलिंग, एक मानसिकता होती है। बिल्कुल। नीरज जी, जिस तरह से अभी निपुण जी कह रहे थे कि दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, लेकिन मेरा सवाल इसमें यह है कि पीर तो पर्वत सी हो गई है, पिघल भी रही है, लेकिन गंगा की जगह कीचड़ क्यों आ रहा है? नहीं, सबसे पहले तो मैं निपुण साहब की एक बात से एग्री करता हूँ। क्या गरीबी और देशों में नहीं है? क्या अमेरिका में गरीबी नहीं है? क्या, देखिए ज्यादातर मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ और मैंने सब जगह देखा है, फर्क इतना है, हमारे यहाँ छत ढकने को तो है कम से कम एक झुग्गी झोंपड़ी, वहां पर तो सड़कों पर लोग लेटे होते हैं जिनके पास नहीं होता है वो कुछ जी, बिल्कुल, भीख मांग रहे हैं, तो उनका कोई देखा नहीं जाता है। हाँ, पूरा हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए ये सब चीजें दिखाई गई हैं जी, कि हिंदुस्तान किसी तरह से बदनाम रहे, G20 के बहाने हम लोग इनको दिखा पाए, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। इनको सिर्फ हजम नहीं हो रहा है। बाकी दूसरा एक बात और कहूंगा, हमारे जैसे साहब ने, शाही साहब ने बोला कि हमारे इस बीच पे भी जयचंद बहुत सारे बैठे हैं
जो चाहते हैं कि भी ये बदनाम हो इसका। जैसे आज मैं हम किसी का भी लोगों का राजनीतिक मंच नहीं है ये, तो लेकिन जैसे लोगों का बोलना हमने दिल्ली सवार की, हमने दिल्ली ये कर दिया, जबकि दिल्ली को हमने खूबसूरत बना दिया। तो मेरे ख्याल से इससे राजनीति को दूर रखकर सबको मिलकर बोलना चाहिए, हाँ हम सबने इसको किया, ये कहने के बजाय उस राजनीतिक पार्टी को। बिल्कुल बिल्कुल। वीरेंद्र जी, जिस लगातार जिस अमीरी और गरीबी को लेकर बात चल रही है, या पश्चिमी मीडिया भी जिसको बात कर रहा है, रूस ने इसी बात पर लताड़ लगाई। रूस का जो सरकारी ब्रॉडकास्टिंग है रसिया टीवी, उसने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा और उसने लिखा कि अमेरिका या बाकी देशों की जो मीडिया भारत को दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने यहां भी तो झांक कर देखे। अमेरिका के सिलिकन में, कैलिफोर्निया में इस तरह की स्थितियां हैं कि लोगों के पास घर नहीं है, ड्रग्स की समस्या सबसे ज्यादा है, यूरोप में सबसे ज्यादा प्रवासियों के लिए और रोजगार को लेकर समस्या है। राणा जी सही कह रहे हैं आप। रूस ने हिस्टोरिकली देखा जाए इतिहास में हमेशा हमारा पक्ष सराहा है और हमारा साथ दिया है जी। वो युद्ध 65 का रहा हो, 71 का रहा हो, वो अलग अलग मौकों पर यूनाइटेड नेशंस में हमारे पक्ष में वीटो देने का रहा हो, वो हमारे विरुद्ध दिए गए वीटोज को ब्लॉक करने का रहा हो, पर हमेशा रूस ने हमारा साथ दिया है। आज ये जो हम देख रहे हैं, ये एक प्रकार की मीडिया वॉर है जी। और हमें इस बात को समझना चाहिए कि इस मीडिया वॉर में रूस हमारी मित्रता निभा रहा है और अपने देश के ही कुछ जयचंद मेमोरेंडम साइन कर कर या किसी भी तरह के लालच और दबाव में वेस्ट की बिल्कुल। लेकिन वीरेंद्र जी, मेरा इसी में एक सवाल ये है, उनकी इच्छा है उसका साथ दें। वीरेंद्र जी, मेरा इसी में एक सवाल ये है कि एक तरफ रूस नाराजगी भी कहीं ना कहीं जता रहा है उसका G20 में न आना, और साथ ही जब लगातार सभी देश G20 के ये कह रहे हो कि यूक्रेन पर भी बात होनी चाहिए, उस युद्ध पर भी बात होनी चाहिए, तो ऐसे में रूस अड़ जाता है कि उस पर बात नहीं होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बयान देकर सॉफ्ट कॉर्नर हासिल करना चाहता हो? बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, रूस के पुतिन की अपनी अलग मजबूरियां हैं। वो चाइनीज कैंप के साथ हथियारों के लिए और नॉर्थ कोरिया के साथ हथियारों की उनको आवश्यकता है जी। बिल्कुल, युद्ध में है वो देश। हाँ, बिल्कुल। ऐसे युद्ध में कोई हेड ऑफ द नेशन अपना देश छोड़कर बाहर जाना पसंद नहीं करेगा। पुतिन के विरोध में यूनाइटेड नेशंस ने वॉर क्राइम्स लेकर जो उनको क्रिमिनल घोषित किया हुआ है, एक और मजबूरी है। हाँ, बिल्कुल। रोज जो हम युद्ध के समाचार मिल रहे हैं, कोई ना कोई युद्ध का एक नया मोर्चा, युद्ध की एक नई भयावह शक्ल, वो ड्रोन अटैक्स हो या कुछ हो, चलता आ रहा है। ऐसी सूरत में मैं समझता हूं कि ये पुतिन जी की मजबूरी है कि वो देश अपना नहीं छोड़ पा रहे हैं। बिल्कुल, ये नाराजगी भारत के विरुद्ध मानना भी मैं समझता हूं एक व्यर्थ का प्रोपेगेंडा है। ठीक है वीरेंद्र, ठीक। निपुण जी, अब इसी में मेरा सवाल ये है कि मान लीजिए कि पुतिन की चलिए मजबूरी होगी कि उन्हें गिरफ्तारी का भी डर है कि वो इसलिए नहीं आए होंगे, लेकिन वो यूक्रेन संघर्ष को लेकर जो बयान जारी करना है या उस पर जो चर्चा करनी है G20 में, उसके लिए भी वो अड़ गए हैं कि कुछ भी कर लीजिए, बस इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके जो न्यूज चैनल के द्वारा या उनकी जो ब्रॉडकास्टिंग रसिया टीवी के द्वारा जो पोस्ट लिखी गई जिसमें लताड़ा गया पश्चिमी मीडिया को, तो ऐसा तो नहीं कि हिंदुस्तान के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर चाहते हो कि हम देखो आपका साथ दे रहे हैं, आप यूक्रेन पर बात मत कीजिए? देखिए क्या था ना, हमने पहले बहुत बात इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया था हमारे विदेश मंत्री जी ने कि हम इसको बिल्कुल भी राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। हमारे विदेश मंत्री जी से बहुत क्लियर स्टैंड है, वो क्लियर इसको बोल दिया गया था और हमने बहुत ही स्मार्टली इसमें मूवमेंट किया है। मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी, पूरी जो टीम हमारी है, बहुत ही स्मार्टली मूव किया कि ग्लोबल साउथ के मुद्दों को फोकस करना पूरा प्रयास है हमारा कि हम केवल ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर फोकस करेंगे, राजनीतिक अखाड़ा को बनने देंगे। दूसरा, हमने इतने सारे मुद्दे रख दिए हैं सामने, चाहे वो आपका क्रेडिट की बात होगी, जो क्रेडिट की बात हम बात करें,
नए बैंक की हम बात कर रहे हैं कि जो साउथ के जो कंट्रीज हैं उनको नया बैंक उनको मिलना चाहिए। हम चाहे इन्वायरमेंटल इश्यूज को हमने उठा दिया है। हम बात करें G20+ होना चाहिए, अफ्रीकन यूनियन को उसके अंदर बनाना चाहिए। तो हमने इस तरह से मुद्दे बना दिए हैं ताकि यूक्रेन का मुद्दा ऑटोमेटिकली से बाहर रहे। और सही बात क्या है कि जो G20 है इसमें इकोनॉमिकल मुद्दों के अलावा कोई और मुद्दे आने नहीं चाहिए। वो बात अलग है कि समय समय वो मुद्दे उठते रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी के साथ इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत बड़े इश्यूज हैं बीच में। इस प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उससे और देशों को दिक्कत होती है, तो उस तरह के मुद्दों को मंच पर उठाने की जरूरत नहीं है। तो भारत बहुत ही स्मार्टली इस पे काम कर रहा है, क्योंकि हमारा रशिया भी एक अच्छा मित्र है, अमेरिका के साथ आज हमारी सामरिक भागीदारी है, रशिया हमारा टाइम टेस्टिंग फ्रेंड है। और इसलिए आप देखेंगे यूक्रेन के मुद्दे पे हमने बहुत सावधानी रखते हुए क्या किया, किसी भी तरह के स्टेटमेंट हमने जारी नहीं किए। हम जानते हैं कि यूक्रेन भी अपनी सोवरेनिटी की बात कर रहा है और रशिया भी अपनी सोवरेनिटी की बात कर रहा है। तो हमने बहुत लेके चल रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन के मुद्दे को भारत की अध्यक्षता में बहुत हावी होने दिया जाएगा। भारत का पूरा फोकस ये होगा कि ग्लोबल साउथ के मुद्दे ही रहें हावी, और उन्हीं मुद्दों को लेकर क्या हो, पूरा पूरा ही G20 का समिट हो। और भारत अगर ऐसा कर देता है और कोई लास्ट में एक फाइनल सबका कंक्लूजन स्टेटमेंट निकलवा देता है, तो दैट इज द विन विन सिचुएशन ऑफ द इंडिया। ये बहुत बड़ी बात होगी भारत के लिए अगर भारत ने ऐसा कर दिया तो। भारत का लेकिन निपुण जी मेरा इसी में सवाल ये है, बिल्कुल निपुण जी मेरा इसी में सवाल ये है कि क्योंकि G7 के देशों का ये कहना है कि यूक्रेन संघर्ष पर कुछ ना कुछ तो चर्चा होनी चाहिए, और ऐसे में अगर चीन और साथ में रूस अड़ जाते हैं कि भैया सिंगल वर्ड भी बात नहीं होनी है। देखिए एक्चुअली G20 जो है, सही बात आपने बात बोली, अगर G20 को भी आप देखें तो G7 ग्रुप आपका हुआ, गलती उन्हीं की है क्योंकि अमीर देश वही है। दूसरा ग्रुप है आपका चाइना और रशिया का ग्रुप है। भारत यहाँ पर तीसरा ग्रुप बना रहा है, और तीसरा ग्रुप किसका बना रहा है, पूरा जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं है, ताकतवर नहीं है, उन देशों को लेके भारत में तीसरा ग्रुप बना रहा है। तो भारत को यही तो स्मार्टली काम कर रहा है। भारत कह रहे कि तुम बात करो जिस मुद्दे के लिए संगठन बना हुआ है, केवल उसी मुद्दे पर फोकस करो, इधर उधर की बातें क्यों करनी, इधर उधर की चर्चा क्यों करनी। और मैं इसलिए आपको कहा कि भारत अगर इसको करा लेता है तो भारत की ये डिप्लोमेटिकली क्या होगी, एक विन सिचुएशन होगी कि भारत ने कमाल कर दिया कि दोनों को साधते हुए और अपने ग्लोबल साउथ की इश्यूज को क्या कर दिया, बना दिया। अफ्रीकन यूनियन की अगर हम मेंबरशिप नहीं दिला पाते, लेकिन कम से कम अगर एक आश्वासन मिल जाए कि अगले साल जब G20 समिट हो हम अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बना दें, तो इसकी क्रेडिट जो बढ़ेगी वो भारत की बहुत ज्यादा क्रेडिट बढ़ेगी। तो यही तो चैलेंज है। और देखिए क्या होता है कि अभी किसी बात को लेकर फाइनल स्टेटमेंट दे देना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं इस नजर कहूंगा कि इस प्रकार से हम प्रधानमंत्री जी की बात करें। मैं आज देख रहा था मोदी जी का, बहुत स्पष्टली इस बात को बोला, इसी बात को ग्लोबल साउथ के मुद्दे को। और आपको याद होगा जिस दिन हमको इंडोनेशिया से प्रेसिडेंटशिप मिली, तब भी मैंने बोला था कि हमारा पूरा फोकस होगा एशियन ओरिएंटेड वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करें। ये एकदम क्लियर मैसेज था। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया निपुण जी आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए और कीमती समय देने के लिए। नीरज जी सवाल आपसे अब मेरा यह है कि जिस तरह से निपुण जी ने अभी बताया कि हमारा अच्छा मित्र तो रहा ही है, साथ में जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि अगर हम अपने इसी प्लान के साथ या इसी कूटनीति के साथ अगर हम यूक्रेन के मुद्दे को सबसे नीचे ले जाएं और ग्लोबल साउथ को ऊपर की तरफ उठा दें, तो क्या ये संभव हो पाएगा अगर G7 के देश भी भिड़ जाते हैं तो? देखिए ये कहना अभी इस समय बहुत मुश्किल है कि ये संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा मुझे लगता है अंदर ही अंदर मोदी जी के दिल में जरूर कुछ चल रहा होगा कि इसमें शांति कराई जाए और इसको जो है क्लियर किया जाए। तो इसलिए इस समय ये कहना कि हम लोग कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर चर्चा जरूर होगी। वो जरूर कोशिश करेंगे इस पर चर्चा करने की कि इसको जो है शांत किया जाए। जी दूसरा मैं एक बात और मुझे थोड़ा सा ध्यान में आ रहा था, जिस टाइम हम लोगों ने आज जो हजम करने वाली बात हम शुरू से कर रहे हैं, आपको याद होगा जिस टाइम हम लोग चांद पे पहुंचे थे तो एक मोहतरमा है पाकिस्तान में, उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में इतने टॉयलेट की जरूरत है, उसको छोड़ के 600 करोड़ रुपए हमने इसके ऊपर लगा दिया। तो ये आप इसी से अंदाजा लगाइए उन लोगों को कितनी तकलीफ है हमारे पड़ोसी देशों को कि अगर हम तरक्की करते हैं तो उनके दिल में क्या चलता है। बिल्कुल
बिल्कुल, क्योंकि इसे तो सीधे तौर पर यह भी कह सकते हैं हम कि जो वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये सिर्फ उनके देश का दिवालियापन नहीं, दिमागी दिवालियापन भी दर्शाता है। जी, क्योंकि उनके यहाँ खुद के यहाँ राशन नहीं है खाने को, उनके यहाँ पानी नहीं है पीने को, उनके यहाँ लाइट नहीं है, बिजली के बिल इतने इतने आ रहे हैं और वो बात करते हैं हम लोगों की, हम लोग चांद पे पहुंच गए कि हमें टॉयलेट देखना चाहिए अपना। पहले अपना घर ठीक करें, उसके बाद हमारे ऊपर कुछ टिप्पणी करें ये लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है वीरेंद्र जी। अब सवाल ऐसे में ये भी एक उठता है कि जो जिस दोहरेपन की हम बात कर रहे हैं, और साथ ही एक और इसी बीच में खबर ये भी आ गई है कि सभी देशों की घोषणा पत्र पर आम सहमति भी बन गई है। अब अगर आम सहमति बन गई है तो इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर तो देखा ही जाएगा। और जो अभी हम बात कर रहे थे यूक्रेन संघर्ष को लेकर, तो यूं कहा जाए कि उस कूटनीति में भी हम विजय हासिल कर चुके हैं। सही बात है राणा जी। हाँ, ये एक चौतरफा एक विजय है हमारी। हाँ, और मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा सीरियस वार्तालाप यूक्रेन और रशिया के संदर्भ में हो पाएगा। हाँ, छोटा मोटा अगर रेफरेंस आ जाता है तो उसका स्टैंड हमारा बड़ा क्लियर है। हम शांति प्रिय देश हैं और सबको अपने फैसले शांति से करने की सलाह दे सकते हैं। हाँ, पर जो बड़ा ग्लोबल साउथ का एक मुद्दा सामने भारत ने उठाया है, जिस पर चाइना ने पूरी कोशिश की और जिस तरह से श्रीलंका का बेड़ा गर्क किया, जिस तरह से पाकिस्तान गुर्बत की बुरी हालत में आ गया, इसी तरह साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन नेशंस, उन सब के ऊपर चाइना खुले दिल से पैसा इन्वेस्ट करके उनको जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, अगर अफ्रीकन कंट्रीज का नेतृत्व भारत के नीचे आ जाता है तो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल हार होगी चाइना की। और जो पाकिस्तान बोलता है वो चाइना की भाषा बोलता है। दुर्भाग्य से हमारे भी देश के कुछ लोग देश के अंदर और देश से बाहर जा कर भी चाइना की भाषा बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बातों की नहीं करनी चाहिए। ये स्ट्रीट में लोग हैं, स्ट्रीट डॉग की बार्किंग, एलिफेंट्स की मूविंग। भारत आज एक महान देश है, एक महान शक्ति है। हमें सब चिंता में पड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल, शाही जी हमारे साथ हमारी संवाददाता निशी भी जुड़ गई हैं। निशी, अब ये जो खबर निकलकर सामने आई है कि घोषणा पत्र पर आम सहमति बन गई है, तो भारत की एक बड़ी जीत, बड़ी विजय, और उसमें एक और कड़ी ये जुड़ गई है उपलब्धि की। बिल्कुल, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि अब ये सहमति बन चुकी है। ऐसा क्यास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि सब एक फैसले पर बातचीत ना करें, हो सकता है कई देश इससे ऐतराज जताए, लेकिन उसके बाद इन ऐतराजों पर सहमति बनती है और इस पूरी टॉपिक को लेकर बातचीत पूरी हो जाती है। कहीं ना कहीं एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको देखकर काफी दिन चलते हुए नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि पहले जो वन अर्थ वाली मीटिंग हुई थी, जो पहला सत्र किया गया था, उस सत्र में भी काफी अहम मुद्दों पर बातचीत की गई, जिसमें सोलर पैनल्स, सोलर एनर्जी, सोलर जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है उसको लेकर बातचीत की गई थी। इसके अलावा सन से रिलेटेड, खाद्य पदार्थों से रिलेटेड, खनिज पदार्थों से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है उन पर बातचीत की गई थी, ग्रिड प्रोडक्ट्स पे बातचीत गई थी, इसके अलावा वन वर्ल्ड की बात की गई थी। और ये तमाम मुद्दों पर जब बातचीत हुई है उससे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आ रहा था कि हाँ सहमति बन सकती है। हालांकि कुछ देशों में शक था कि वो पूरे मामले पर सहमति नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने सहमति करके आपको बता दी थी कि बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें कि जो प्लेट्स होती है, जिसमें डेजिग्नेशन प्लेट्स होती है, तो उसमें जब इंडिया की प्लेट्स लगाई गई थी तो उसमें इंडिया जो मेंशन होता है that this president, this former government employee is from India, ऐसे करके लिखा होता है। अब इस इंडिया का भी हटा दिया गया, उस जगह भी भारत को लगा दिया गया है। कहीं ना कहीं जब जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे कि इंडिया की बजाय अब भारत का इस्तेमाल होगा, वो साफ तौर पर अब G20 की जैसी सत्र शुरुआत होती है तो उसके बाद ये साफ तौर पर बदलता जा रहा है। और अब 3:30 बजे के आसपास ये बात की भी अब ऐलान हो चुका है कि अब जो दूसरी
सत्र की मीटिंग होने वाली है, ये कई अहम मुद्दों के साथ होने वाली है, जिसमें अब आगे आने वाले कुछ समय पर विकास को लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा एनवायरमेंट को लेकर बातचीत होगी, हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर बातचीत होगी और पूरा फोकस अब जो गवर्नमेंट के आगे की फ्यूचर प्लान्स है उसको लेकर इस मीटिंग में अब खास बातचीत होने वाली है, क्योंकि अभी होने वाली है वन फैमिली वाली बातचीत होने वाली है। अब इससे पहले हुआ था वन वर्ल्ड की अभी बातचीत हुई थी, वन अर्थ की बातचीत हुई थी, अब वन फैमिली की बातचीत होने वाली है। इस सत्र में 3 सत्र पूरे टोटल थे जो कि G20 की थीम पर निकाले थे, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और अब वन फैमिली की बारी है, कल सुबह वन फ्यूचर की मीटिंग होगी। लेकिन जो वन फैमिली की बातचीत होने वाली है इसमें और भी कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर सहमति के साथ अब मोहर लग सकती है। राना बिल्कुल साथी निशी, ऐसे में यह भी बड़ा अहम है क्योंकि जिस तरह से लगातार चीन और रूस ने अपना अड़ियल रवैया दिखाया था कि वो नहीं चाहता है कि आप यूक्रेन पर सिंगल वर्ड भी बात करें। अब हिंदुस्तान का पूरा फोकस था ग्लोबल साउथ को लेकर कि उसे ग्लोबल साउथ के उन मुद्दों को उठाना है। तो इस पूरी कहानी में या इस पूरी कूटनीति में भी भारत की यह बड़ी विजय है, रूस के साथ दोस्ती अच्छी और G20 का सफल आयोजन। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं इस जैसे कहेंगे कहावत से मिलता जुलता है कि सांप भी मर जाए लेकिन लाठी भी ना टूटे। बिल्कुल बिल्कुल। भारत के इस सॉफ्ट बिहेवियर के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए बहुत ही अच्छी सहमति के साथ इसको कंक्लूड किया है। आपको बता दें कि जब ये वाली बातचीत छेड़ने की बात की गई थी कि अगर सबकी निगरानी सब इस मुद्दे पर थी कि यूक्रेन और रूस के इस मुद्दे पर बातचीत की जाए, जो युद्ध हुआ था उस पर कहीं ना कहीं सहमति हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दे को नेग्लेक्ट करते हुए कि G20 समिट को आयोजित किया गया था, तो कहीं ना कहीं लग रहा था जब रूस से बातचीत होगी तो इस मुद्दे को कहीं नेग्लेक्ट ना की जाए, इस पर भी बातचीत हुई, क्योंकि रूस और इंडिया के संबंध काफी अच्छे होते जा रहे थे। क्योंकि अगर हमने उनको वेपन सप्लाई किए हैं, हमने उनको काफी आर्थिक सहायता मुहैया कराई है, तो उसके लेकर रूस और इंडिया के जो रिलेशन थे वो काफी बेहतर होते जा रहे थे। लेकिन अगर इस समिट में यूक्रेन और रूस के युद्ध की बात ना होती तो कहीं ना कहीं आशंका के घेरे में भारत को भी खड़ा होना पड़ता। लेकिन इस मुद्दे पर भी बातचीत होती है और अब आगे भी इन मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि वन फैमिली का सत्र अभी शुरू होगा और उस सत्र को लेने के बाद फिर उसके बाद एक ब्रेक का आयोजन किया गया है, जिस ब्रेक के दौरान जितने भी सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वापस अपने जहां उनको ठहराया गया है वहां पर जाएंगे। रात्रि भोज का इंतजाम किया गया है। और आपको बता दें कि जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं वहां उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अभी हाल फिलहाल आगरा में है, ताजमहल में फोटो क्लिक करा रहे हैं। और इसी के साथ एक बहुत ही अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है कि इंडिया जो कंट्री है वो बहुत ही सुंदरता की तरह सजाई गई है। उन्होंने दिल्ली का भी दौरा करा, वो दिल्ली से होते हुए आगरा की साइड गए हैं, नोएडा होते हुए, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही खूबसूरती के साथ G20 की अध्यक्षता, G20 की मेजबानी भारत कर रहा है। उन्होंने सड़कों की तारीफ की है, उन्होंने चित्रकारियों की तारीफ की है, भारत की संस्कृति को जो तरह से सजाया गया था पोस्टर्स के माध्यम से हो या पेंटिंग्स के माध्यम से, उन्होंने एक चीज को साफ तौर पर दर्शाया है। और उसके साथ साथ उन्होंने अपने बयान में भी साफ तौर पर कहा है कि ये बहुत ही खूबसूरती के साथ ये प्रधानमंत्री का प्रयास। हाँ बिल्कुल वीरेंद्र जी, क्योंकि जिस तरह से लगातार अब आम सहमति का बन जाना, उसके बाद अब जो दूसरे सत्र की मीटिंग होगी तो वो उसकी थीम वन फैमिली तो है ही, यानी कि हम अपने उस पॉइंट को सार्थक करेंगे जो हमने दिया है वसुधैव कुटुंबकम, उसको हम सार्थक करेंगे। अब ऐसे में क्या यूं कहा जा सकता है कि पश्चिम देशों की मीडिया चाहे जो कहती रहे, चाहे जो करती रहे, कदम तो बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इसी पंक्ति पर हमें चलना होगा? सही कहा राणा जी आपने। ये जिनको हाजमा खराब है इनको डकार लेने देते हैं जी, इनको हाजमे का इलाज करने देते हैं। मेरे ख्याल में भारत आज एक बड़ी सुदृढ़ स्थिति में है, मिलिटरीली बड़ी सुदृढ़ स्थिति में है, इकोनॉमिकली बड़ी सुदृढ़ स्थिति में है, पॉलिटिकली और बड़ी सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ रहा है। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये मीडिया क्या कह रहे हैं, ये पेड मीडिया है, ये खुद अपने आप शांत हो जाएंगे। और पूरे संसार को आज इन्फो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि जल्द ही सत्य क्या है उसका दर्पण दिख जाएगा जी। मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ, और वो ये है, एक बदहजमी की बात ये भी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूनाइटेड नेशंस को खड़ा किया गया था
उसका रेलेवेंस आज खत्म होता जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये जो G20, उसके पहले G7, ये सब संस्थाएं हैं, क्वाड, ये सब पिछवाड़े में फेंक रहे हैं यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस के पूरे चार्टर और उनकी ड्यूटीज को। बिल्कुल। तो एक नया उभर कर आ रहा है संसार में संगठन, और जो नई उभरती हुई दिशा है, ये दिशा संकेत करती है हमारे ग्लोबल लीडर बनने की ओर। बिल्कुल। अब तक जो लोग अपने आप को वर्ल्ड बिग पावर्स एंड बिग 5 और फर्स्ट 3 और फर्स्ट 4 समझते थे, हर कदम पर, वो चंद्रयान पर कदम रखना हो, वो सुपरसोनिक मिसाइल का बनाना हो, वो हेलीकॉप्टर्स का मैन्युफैक्चर हो, वो वर्ल्ड में आर्म्स का एक्सपोर्ट हो, वो संसार के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड की लड़ाई हो, आज हर जगह भारत एक अपने तिरंगे को ऊंचा उठाता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नीरज जी, बिल्कुल, इसका प्रभाव बहुत से देशों को ऐसा पड़ेगा कि उनको पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, आता हूं लौटकर, लौटकर आता हूं। नीरज जी, अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये जो दर्द है, और जिसकी जिक्र अभी वीरेंद्र जी ने भी किया था पहले, कि कुछ देश के भीतर भी ऐसे लोग हैं जो आलोचनाएं कर रहे हैं। 2000 के बाद से अभियान चला अतुल्य भारत का, और हर नेता ने इस तरह की भूमिका को बनाया, अपनी छवि को सुधारने की कोशिश की, और पूरा विश्व के नेता भी इसी तरह से करते हैं। कोई भी बड़ा आयोजन हो, प्राकृतिक आपदा हो या कुछ भी हो, उसमें अपनी छवि को सुधारना है, अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश की जाती है। अब अगर विपक्ष या बाकी लोग ये आरोप लगाते हैं कि G20 के आयोजन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि सुधारना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं, तो फिर इसमें दिक्कत क्या? देखिए, इन लोग को ये समझना पड़ेगा कि जब ये जंग लड़ी जाती है, अगर हार होती है तब भी सेनापति कहा जाता है, जब जीत होती है तब भी सेनापति का ही नाम होता है। बिल्कुल। तो आज अगर हमारी जीत हुई है तो उसमें मोदी जी का ही नाम होगा, तो इसके अंदर इन लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इन लोगों को ये बात माननी चाहिए। लेकिन वही दिक्कत है, जो हमारे देश के जयचंद है, वो इस बात को हजम नहीं कर पाएंगे, कोई भी बधाई नहीं देगा। मैंने किसी विपक्षी पार्टी से ये भी सुना जिसने बधाई दी हो आज की डेट में, आप राजनीति को छोड़ दीजिए, आप ये कहिए, हाँ हमारे देश में कुछ हुआ, हाँ हमारे देश में G20 के लोग आए, हाँ हमारे देश में अमेरिका के राष्ट्रपति भी आए, हमारे देश में सारी दुनिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं, आप लोग खुश हुई। इस समय ये समय एक दूसरे का साथ देने का है, ये समय राजनीति खेलने का नहीं है। अपने आप को इस दुनिया में ऊपर लाइए, बोलिए हाँ भारत देश हमारा है और इस देश ने कुछ कर दिखाया है। जी बिल्कुल। निशी, क्या कुछ और ताजा अपडेट्स इसको लेकर हैं वो भी आप बताना, और साथ ही इसी में मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरह की जो अब कामयाबी या जो उपलब्धियां हैं जो निकल कर आ रही हैं, अब स्वाभाविक है कि अगर कोई भी ऊपर की तरफ बढ़ता है तो जो पीछे छूट रहे हैं दर्द तो किसी ना किसी को होता है। तो अब ऐसे में पश्चिम देशों को भी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा सोचने की या उनको देखने की जरूरत हमें नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से वन फैमिली थीम को मद्देनजर रख अब 3:30 बजे से अब दूसरे सत्र की बैठक होने वाली है। इस बैठक को तमाम मायनों के साथ देखा जा रहा है। हाल फिलहाल की अपडेट मैं आपको बता दूं राना, तो जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल अपडेट सामने आ रही है, तो उसको लेकर G20 सैटेलाइट लॉन्च अलायंस को लॉन्च करने के लिए भी बातचीत जारी है, और इस अलायंस को लॉन्च करने के लिए भी तमाम सहमति बनाने के लिए बातचीत जारी है। और इस बातचीत के जरिए भी अब हो सकता है कि G20 को लेकर एक सैटेलाइट बनाई जाए, लॉन्च की जाए हाल फिलहाल कुछ पैसों में। और ये अपनी सामने आ रही है, लगातार हम जिस रास्ते में है वहां से डेलीगेट यहाँ से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं G20 के, जो बाहर से आए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो हाल फिलहाल का अभी मुद्दा चल रहा है, उसमें बताया जा रहा है कि बायोफ्यूल अलायंस और बायोफ्यूल को लेकर भी बातचीत होने वाली है, क्योंकि खाद्य पदार्थों की जिसे कहेंगे बिक्री करने वाला भारत अब पूरे देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहा है। तो इसको लेकर भी अभी हाल फिलहाल ये अपडेट आ रही है कि बायोफ्यूल्स को अब आगे बढ़ाने को लेकर भी बातचीत हो रही है। उसके साथ सहमति बनती हुई सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनसे भी बातचीत इसको लेकर जारी थी, और इसके साथ उन्होंने बायोफ्यूल को बढ़ोतरी करने के लिए और उनकी जो डिलीवर करने के लिए अलग अलग देशों में उसको लेकर भी सहमति जताते हुए उन्होंने कई बातें कही है। अब फ्रांस के जो
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष इमैनुअल मैक्रों उनसे भी खास बातचीत के दौरान इन बातों पर सहमति बन सकती है कि वो टेक्नोलॉजी को लेकर भी अब आगे बातचीत करने वाले हैं। और ये टेक्नोलॉजी को, छोटी मोटी टेक्नोलॉजी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। इसके बाद ये जो तीसरी अर्थव्यवस्था की लगातार हम लोग प्रेशराइज करते हुए बातें कह रहे हैं, उस तीसरी अर्थव्यवस्था में जो मजबूती देने के लिए कई ऐसे अहम बिंदु है जो फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब बातचीत होगी तो वो इमैनुअल मैक्रों कई ऐसी अहम मुद्दों पर जब सहमति जताएंगे तो उसकी जिसे कहेंगे उपरांत की जो तीसरी अर्थव्यवस्था की रेस में भारत दौड़ना चाहता है उसको बहुत ज्यादा आसानी मिलने वाली है। इसलिए हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था का जिक्र बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इमैनुअल मैक्रो के साथ जो बायोलैटरल जिसे कहेंगे बातचीत होने वाली है बायोलैटरल, उसको लेकर तमाम जो देश है वो नजरें टिकाए हुए हैं क्योंकि ये अहम बैठक होने वाली है। हो सकता है कल भी ये बैठक हो, लेकिन आज जो बैठक में हाल फिलहाल जिन राष्ट्रीय अध्यक्षों से बातचीत चल रही है उनमें तरह तरह की सहमतियों के साथ बात को रखा जा रहा है। बिल्कुल। अब हाल फिलहाल मैं आपको अपने आसपास का एरिया एक बार दिखाना चाहूंगी। अगर टिके रहना आपके पास टाइम हो तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मैं आपको एक नजारा दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जिन 1,30,000 सैनिकों की बात कर रही थी, जवान की बात कर रही थी, वो कुछ इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। यहाँ प्रगति मैदान की साइड है। आपने मेरे पीछे देखा था कि पहले G20 इंडिया का जो बहुत बड़ा लोगो डिजाइन किया गया था, अब उसके पास पीछे ही कुछ तस्वीरें हैं जहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस के जवान यहाँ मौजूद है। कुछ देर पहले यहाँ पर चेकिंग हो रही थी और यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले डेलीगेट्स से भरी हुई बस जा रही थी जो कि फॉरेन से थे और उन फॉरेन के डेलीगेट्स को यहाँ पर जो जवान थे उन द्वारा सैल्यूट करते हुए उनको चेकिंग करते हुए आगे भेज दिया गया। उनके पासेस चेक किए गए थे जो कि G20 को लेकर खास पास बने थे। इसके अलावा आपको और भी मैं बता दूं कि जिस तरीके से अब दिल्ली का मौसम हो रखा है, बेहद सुहाना मौसम हो रखा है और लगातार पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर गाड़ियां चलाई जा रही है। बिल्कुल निशी, और बिल्कुल निशी, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे हम इसी तरह से। वीरेंद्र जी, अब सवाल यह है कि मौसम भी बड़ा सुहाना है और ऐसे में जब खबरें G20 के भीतर से निकलकर आ रही है वो भी बड़ी सुहावनी ही है। मतलब जितना मौसम आनंदित है उतना ही भीतर से खबरें भी आनंदित कर रही हैं भारत की सफलता को लेकर। वेल बिगन इज हाफ डन। जिसका प्रारंभ शुभ हो, जिसके पीछे कारण शुभ हो, जिसके पीछे इच्छा शुभ हो और पूरी दिलो जान लगाकर जिसमें हमारे निपुण जो देश को निर्देश देने वाले प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे विदेश मंत्री, ज्यादा मैं महत्व इस सिलसिले में विदेश मंत्री और उनके कार्य को देता हूँ। इन सब ने मिलकर इस प्रकार से इसको संभाला है। मैं समझता हूँ ये एक बड़े लंबे समय तक याद रखने वाला एक उत्सव होगा, एक आयोजन होगा, एक भारत का नया रूप संसार को नजर आएगा। जी। कुछ लोग बिल्कुल जो प्रसन्न नहीं है, शायद उनको प्रसन्न ना रहने की आदत पड़ गई है, उन्हें अपनी दुख के साथ शायद समझौता करना पड़ेगा। अभी कश्मीर में मैं मिसाल देता हूँ, जो G20 का आयोजन हुआ था, ठीक, जिस दिन वो आयोजन समाप्त हुआ, डिनर चल रहा था, अगले दिन समाचार पत्रों में कहा हमें वहाँ क्या मिल गया, क्या व्यापार आ गया, क्या विदेशी वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स आ गए। इतना उतावलापन के अभी तो G20 चल रहा है, आज उसका संयुक्त बयान आने बाकी हैं। हाँ बिल्कुल 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 नीरज जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वीरेंद्र जी, समय बड़ा थोड़ा सा कम है, नीरज जी से मैं फाइनल कमेंट ले लेता हूं। नीरज जी, एक गीत है कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, तो अब क्या यूं कहा जा सकता है कि मेरा परिवार खुश है तो फिर बारिश की जाए? बिल्कुल बिल्कुल, परिवार पूरा खुश है भी, हिंदुस्तान पूरा खुश है। और दूसरा राणा साहब, मैं आपको और आपके चैनल को भी बधाई देना चाहूंगा कि आपने कम से कम सच्चाई के ऊपर चले तो सही, सच्चाई दिखाई तो है, इसलिए मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा, आपको और आपके चैनल को। हाँ जी बिल्कुल, शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये कीमती समय देने के लिए। अब ऐसे में सवाल यही है कि जिस तरह का दोहरा चरित्र पश्चिम देश की मीडिया दिखा रही है, उसका वो दोहरा चरित्र भी सामने आ चुका है कि अगर गरीबी दिखानी है तो अमेरिका के भीतर और यूरोप देशों में भी उतनी ही है। अब अगर बढ़ता हुआ कद हिंदुस्तान का वो देख रहा है तो जलन भी जरूरी है, क्योंकि पश्चिम देश लगातार हिंदुस्तान को कहते थे कि सपेरों का देश है, तो अब हिंदुस्तान को
अपनी आस्तीन में छिपने वाले सांपों को अपने सपेरे की धुन पर नचाना भी आता है। और वही हिंदुस्तान कर रहा है। हिंदुस्तान पूरे विश्व को एक परिवार मानता है और उस परिवार की हर समस्या को अपनी समस्या मानता है और उसी के साथ आगे बढ़ रहा है। लगातार कदम बढ़ रहे हैं, सफलता हासिल हो रही है और इससे ज्यादा खुशी और गौरवान्वित का पल कुछ और हो नहीं सकता। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच इंडिया। नमस्कार। बात को लेकर चल रहा है और बड़ी कामयाबी से आज भारत ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाह रहा है और लीडर बना हुआ है। सारे ग्लोबल साउथ के लीडर भारत को अपना लीडर मान रहे हैं। इससे मुझे एक बात और भी लगती है कि कई बार ऐसा भी होता है कि ग्लोबल साउथ के पास आज एनर्जी है, उसके पास रिसोर्सेज हैं, उसके पास में यूथ है, भविष्य का मार्केट है, ग्लोबल साउथ है और भारत उसकी लीडरशिप का दावा करता है। और अगर भारत की वो इस तरह की इमेज को बना दे वर्ल्ड में कि भारत कहां से लीडरशिप दे पाएगा, जिस तरह की इमेज बिगाड़ने का प्रयास चीन करता है कि भाई भारत कहां लीडरशिप दे पाएगा। भारत तो अपनी अंदरूनी समस्याओं से ग्रसित है, भारत में इतनी गरीबी है, इतनी पॉवर्टी है, भारत कहां से लीडरशिप दे पाएगा। तो भैया आप भारत की ओर मत देखो, आप अमेरिका की ओर देखो, आप यूरोप के देशों की ओर देखो, फ्रांस की ओर देखो, ब्रिटेन की ओर देखो। तो उस मानसिकता के तहत भी कि ताकि ग्लोबल साउथ का लीडर भारत न बन पाए और अगर बने भी तो वो हमारे कंट्रोल में रहे, हमारे नियंत्रण में रहे। तो उससे की एक इमेजेस होती हैं, वो इमेजेस बनाकर देखिए क्या होता है, जैसे पॉलिटिक्स बोलते हैं ऐसी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी जो होती है, भाई बाहर के लोग जो हैं वो हमको देश में तो आके देखने को तैयार नहीं है। हम कैसे जान रहे हैं अमेरिका को? अमेरिका का हमने न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ लिया, अमेरिका का हमने टेलीग्राम पढ़ लिया, अमेरिका का हमने 2-3 न्यूज़पेपर पढ़ लिया, उनका मीडिया चैनल देख लिया, उससे हम लोग जान रहे हैं। तो वो उसी तरह का इमेज बिल्ड वहां पे करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वहां के लोग के अंदर भी एक सुपर सिटी की जो फीलिंग है वो मेंटेन रहे, ताकि गवर्नमेंट के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना बनाए लोग। ये तो कहेंगे कि देखो थर्ड वर्ल्ड का कंट्री, तीसरी दुनिया का देश, गरीब देश है ना, जो स्वतंत्र हुआ 40 साल पहले, मतलब 70 साल पहले, हम कब के आजाद हुए देश हैं, हम कभी गुलाम नहीं हुए, हमसे आगे कैसे निकल जा रहा है। तो उस तरह की एक सुपर सिटी, एक फीलिंग, एक मानसिकता होती है। बिल्कुल नीरज जी, जिस तरह से अभी निपुण जी कह रहे थे कि दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं कि हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। लेकिन मेरा सवाल इसमें यह है कि पीर तो पर्वत सी हो गई है, पिघल भी रही है, लेकिन गंगा की जगह कीचड़ क्यों आ रहा है? सबसे पहले तो मैं निपुण साहब की एक बात से एग्री करता हूँ। क्या गरीबी और देशों में नहीं है? क्या अमेरिका में गरीबी नहीं है? क्या देखिए, ज्यादातर मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ और मैंने सब जगह देखा है। फर्क इतना है, हमारे यहाँ छत ढकने को तो है कम से कम एक झुग्गी झोंपड़ी, वहां पर तो सड़कों पर लोग लेटे होते हैं जिनके पास नहीं होता है वो कुछ भीख मांग रहे, तो उनका कोई देखा नहीं जाता है। पूरा हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए ये सब चीजें दिखाई गई हैं कि हिंदुस्तान किसी तरह से बदनाम रहे, G20 के बहाने हम लोग इनको दिखा पाए और इसके अलावा और कुछ नहीं है। इनको सिर्फ हजम नहीं हो रहा है। बाकी दूसरा एक बात और कहूंगा, हमारे जैसे साहब ने, शाही साहब ने बोला कि हमारे इस चीज पे भी जैचन बहुत सारे बैठे हैं जो चाहते हैं कि भी ये बदनाम हो इसका। जैसे आज हम किसी का भी लोगों का राजनीतिक मंच नहीं है ये तो, लेकिन जैसे लोगों का बोलना हमने दिल्ली सवार की, हमने दिल्ली ये कर दिया, जबकि दिल्ली को हमने खूबसूरत बना दिया। तो मेरे ख्याल से इससे राजनीति को दूर रखकर सबको मिलकर बोलना चाहिए, हाँ हम सबने इसको किया, ये कहने के बजाय उस राजनीतिक पार्टी को। बिल्कुल बिल्कुल। वीरेंद्र जी, जिस लगातार जिस अमीरी और गरीबी को लेकर बात चल रही है, या पश्चिमी मीडिया भी जिसको बात कर रहा है, रूस ने इसी बात पर लताड़ लगाई। रूस का जो सरकारी ब्रॉडकास्टिंग है रसिया टीवी, उसने एक लंबा चौड़ा लेख लिखा और उसने लिखा कि अमेरिका या बाकी देशों की जो मीडिया भारत को दिखाने की कोशिश कर रहा है वो अपने यहां भी तो झांक कर देखे। अमेरिका के सिलिकन में, कैलिफोर्निया में इस तरह की स्थितियां हैं कि लोगों के पास घर नहीं है, ड्रग्स की समस्या सबसे ज्यादा है, यूरोप में सबसे ज्यादा प्रवासियों के लिए और रोजगार को लेकर समस्या है। मोना जी सही कह रहे हैं आप। रूस ने हिस्टोरिकली देखा जाए इतिहास में हमेशा हमारा पक्ष सराहा है और हमारा साथ दिया है जी। वो युद्ध 65 का रहा हो, 71 का रहा हो, वो
अलग अलग मौकों पर यूनाइटेड नेशंस में हमारे पक्ष में वीटो देने का रहा हो, वो हमारे विरुद्ध दिए गए वीटोज को ब्लॉक करने का रहा हो, पर हमेशा रूस ने हमारा साथ दिया है। आज ये जो हम देख रहे हैं, ये एक प्रकार की मीडिया वॉर है जी। और हमें इस बात को समझना चाहिए कि इस मीडिया वॉर में रूस हमारी मित्रता निभा रहा है और अपने देश के ही कुछ जयचंद मेमोरेंडम साइन कर या किसी भी तरह के लालच और दबाव में वेस्ट की बिल्कुल। लेकिन वीरेंद्र जी, मेरा इसी में एक सवाल ये है, उनकी इच्छा है उसका साथ दें। वीरेंद्र जी, मेरा इसी में एक सवाल ये है कि एक तरफ रूस नाराजगी भी कहीं ना कहीं जता रहा है उसका G20 में न आना, और साथ ही जब लगातार सभी देश G20 के ये कह रहे हो कि यूक्रेन पर भी बात होनी चाहिए, उस युद्ध पर भी बात होनी चाहिए, तो ऐसे में रूस अड़ जाता है कि उस पर बात नहीं होगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बयान देकर सॉफ्ट कॉर्नर हासिल करना चाहता हो? बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, रूस के पुतिन की अपनी अलग मजबूरियां हैं। वो चाइनीज कैंप के साथ हथियारों के लिए और नॉर्थ कोरिया के साथ हथियारों की उनको आवश्यकता है। जी बिल्कुल, युद्ध में है वो देश। हाँ, बिल्कुल। ऐसे युद्ध में हाँ, कोई हेड ऑफ द नेशन अपना देश छोड़कर बाहर जाना पसंद नहीं करेगा। हाँ, पुतिन के विरोध में यूनाइटेड नेशंस ने वॉर क्राइम्स लेकर जो उनको क्रिमिनल घोषित किया हुआ है, एक और मजबूरी है। हाँ, बिल्कुल। रोज जो हम युद्ध के समाचार मिल रहे हैं, हाँ, कोई ना कोई युद्ध का एक नया मोर्चा, हाँ, युद्ध की एक नई भयावह शक्ल, हाँ, वो ड्रोन अटैक्स हो या कुछ हो, चलता आ रहा है। ऐसी सूरत में हाँ, मैं समझता हूं कि ये पुतिन जी की मजबूरी है कि वो हाँ, देश अपना नहीं छोड़ पा रहे हैं। बिल्कुल। ये नाराजगी भारत के विरुद्ध मानना भी मैं समझता हूं ठीक है, व्यर्थ का प्रोपेगेंडा है। ठीक है वीरेंद्र, ठीक है। निपुण जी, अब इसी में मेरा सवाल यह है कि मान लीजिए कि पुतिन की चलिए मजबूरी होगी कि उन्हें गिरफ्तारी का भी डर है कि वो इसलिए नहीं आए होंगे, लेकिन वो यूक्रेन संघर्ष को लेकर जो बयान जारी करना है या उस पर जो चर्चा करनी है G20 में, उसके लिए भी वो अड़ गए हैं कि कुछ भी कर लीजिए, बस इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके जो न्यूज चैनल के द्वारा या उनकी जो ब्रॉडकास्टिंग रसिया टीवी के द्वारा जो पोस्ट लिखी गई जिसमें लताड़ा गया पश्चिमी मीडिया को, तो ऐसा तो नहीं कि हिंदुस्तान के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर चाहते हो कि हम देखो आपका साथ दे रहे हैं, आप यूक्रेन पर बात मत कीजिए? देखिए क्या था ना, हमने पहले इस बात को बहुत स्पष्ट कर दिया था हमारे विदेश मंत्री जी ने, हाँ, कि हम इसको बिल्कुल भी राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। हाँ, हमारे विदेश मंत्री जी से बहुत क्लियर स्टैंड है, वो क्लियर इसको बोल दिया गया था जी, और हमने बहुत ही स्मार्टली इसमें मूवमेंट किया है। मैं कहूंगा प्रधानमंत्री जी, विदेश मंत्री जी, पूरी जो टीम हमारी है, बहुत ही स्मार्टली मूव किया कि ग्लोबल साउथ के मुद्दों को फोकस करना पूरा प्रयास है हमारा, कि हम केवल ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर फोकस करेंगे, राजनीतिक अखाड़ा को बनने देंगे। दूसरा, हमने इतने सारे मुद्दे रख दिए हैं सामने, चाहे वो आपका क्रेडिट की बात होगी, जो क्रेडिट की बात हम बात करें, नए बैंक की हम बात कर रहे हैं कि जो साउथ के जो कंट्रीज हैं उनको नया बैंक उनको मिलना चाहिए। हम चाहे इन्वायरमेंटल इश्यूज को हमने उठा दिया है, हम बात करें G20 प्लस होना चाहिए, अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाना चाहिए। तो हमने इस तरह से मुद्दे बना दिए हैं ताकि यूक्रेन का मुद्दा ऑटोमेटिकली से बाहर रहे। हाँ, और सही बात क्या है कि जो G20 है, इसमें इकोनॉमिकल मुद्दों के अलावा कोई और मुद्दे आने नहीं चाहिए। वो बात अलग है कि समय समय वो मुद्दे उठते रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी के साथ इन्वायरमेंटल इश्यूज बहुत बड़े इश्यूज हैं बीच में। इस प्रकार का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उससे और देशों को दिक्कत होती है, तो उस तरह के मुद्दों को मंच पर उठाने की जरूरत नहीं है। तो भारत बहुत ही स्मार्टली इस पर काम कर रहा है, क्योंकि हमारा रशिया भी एक अच्छा मित्र है, अमेरिका के साथ आज हमारी सामरिक भागीदारी है, रशिया हमारा टाइम टेस्टिंग फ्रेंड है। और इसलिए आप देखेंगे यूक्रेन के मुद्दे पे हमने बहुत सावधानी रखते हुए क्या किया, किसी भी तरह के स्टेटमेंट हमने जारी नहीं किए। हम जानते हैं कि यूक्रेन भी अपनी सोवरेनिटी की बात कर रहा है और रशिया भी अपनी सोवरेनिटी की बात कर रहा है। तो हमने बहुत लेके चल रहे हैं।
तो मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन के मुद्दे को भारत की अध्यक्षता में बहुत हावी होने दिया जाएगा। भारत का पूरा फोकस ये होगा कि ग्लोबल साउथ के मुद्दे ही रहें हावी, और उन्हीं मुद्दों को लेकर क्या हो, पूरा पूरा ही G20 का समिट हो। ठीक है। और भारत अगर ऐसा कर देता है और कोई लास्ट में एक फाइनल सबका कंक्लूजन स्टेटमेंट निकलवा देता है, तो दैट इज द विन विन सिचुएशन ऑफ द इंडिया। ये बहुत बड़ी बात होगी भारत के लिए। अगर भारत ने ऐसा कर दिया तो भारत का लेकिन निपुण जी, मेरा इसी में सवाल ये है, बिल्कुल निपुण जी, मेरा इसी में सवाल ये है कि क्योंकि G7 के देशों का ये कहना है कि यूक्रेन संघर्ष पर कुछ ना कुछ तो चर्चा होनी चाहिए, और ऐसे में अगर चीन और साथ में रूस अड़ जाते हैं कि भैया सिंगल वर्ड भी बात नहीं होनी है। देखिए एक्चुअली G20 जो है, सही बात आपने बात बोली, अगर G20 को भी आप देखें तो G7 ग्रुप आपका हुआ, गलती उन्हीं की है क्योंकि अमीर देश वही है। दूसरा ग्रुप है आपका चाइना और रशिया का ग्रुप है। भारत यहाँ पर तीसरा ग्रुप बना रहा है, और तीसरा ग्रुप किसका बना रहा है? पूरा जो ग्लोबल साउथ के जो कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी इतनी मजबूत नहीं है, ताकतवर नहीं है, उन देशों को लेके भारत में तीसरा ब्लॉक बना रहा है। तो भारत को यही तो स्मार्टली काम कर रहा है। भारत कह रही है कि तुम बात करो जिस मुद्दे के लिए संगठन बना हुआ है, केवल उसी मुद्दे पर फोकस करो, इधर उधर की बातें क्यों करनी, इधर उधर की चर्चा क्यों करनी। और मैं इसलिए आपको कहा कि भारत अगर इसको करा लेता है तो भारत की ये डिप्लोमेटिकली क्या होगी, एक विन सिचुएशन होगी कि भारत ने कमाल कर दिया कि दोनों को साधते हुए और अपने ग्लोबल साउथ के इश्यूज को क्या कर दिया, बना दिया। अफ्रीकन यूनियन की अगर हम मेंबरशिप नहीं दिला पाते, लेकिन कम से कम अगर एक आश्वासन मिल जाए कि अगले साल जब G20 समिट हो हम अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बना दें, तो इसकी क्रेडिट जो बढ़ेगी वो भारत की बहुत ज्यादा क्रेडिट बढ़ेगी। तो यही तो चैलेंज है। और देखिए क्या होता है कि अभी किसी बात को लेकर फाइनल स्टेटमेंट दे देना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन मैं इस नजर कहूंगा कि जिस प्रकार से हम प्रधानमंत्री जी की बात करें, मैं आज एक्टिविटी देख रहा था मोदी जी का, बहुत स्पष्टली इस बात को बोला, इसी बात को ग्लोबल साउथ के मुद्दे को। और आपको याद होगा जिस दिन उनको इंडोनेशिया से प्रेसिडेंटशिप मिली, तब भी मैंने बोला था कि हमारा पूरा फोकस होगा एशियन ओरिएंटेड वर्ल्ड ऑर्डर स्टैब्लिश करें। ये एकदम क्लियर मैसेज था। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया निपुण जी आपका हमारे साथ चर्चा करने के लिए और कीमती समय देने के लिए। नीरज जी, सवाल आपसे मेरा यह है कि जिस तरह से निपुण जी ने अभी बताया कि हमारा अच्छा मित्र तो रहा ही है, साथ में जिस तरह से उन्होंने कहा कि ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी कि अगर हम अपने इसी प्लान के साथ या इसी कूटनीति के साथ अगर हम यूक्रेन के मुद्दे को सबसे नीचे ले जाएं और ग्लोबल साउथ को ऊपर की तरफ उठा दें, तो क्या ये संभव हो पाएगा अगर G7 के देश भी भिड़ जाते हैं? तो देखिए, ये कहना अभी इस समय बहुत मुश्किल है कि ये संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा मुझे लगता है अंदर ही अंदर मोदी जी के दिल में जरूर कुछ चल रहा होगा कि इसमें शांति कराई जाए और इसको जो है क्लियर किया जाए। तो इसलिए इस समय ये कहना कि हम लोग कर पाएंगे या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर चर्चा जरूर होगी। वो जरूर कोशिश करेंगे इस पर चर्चा करने की कि इसको जो है शांत किया जाए। जी। दूसरा, मैं एक बात और मुझे थोड़ा सा ध्यान में आ रहा था, जिस टाइम हम लोगों ने आज जो हजम करने वाली बात हम शुरू से कर रहे हैं, आपको याद होगा जिस टाइम हम लोग चांद पे पहुंचे थे तो एक मोहतरमा है पाकिस्तान में, उन्होंने ये कहा था कि हिंदुस्तान में इतने टॉयलेट की जरूरत है, उसको छोड़ के 600 करोड़ रुपए हमने इसके ऊपर लगा दिया। तो ये आप इसी से अंदाजा लगाइए उन लोगों को कितनी तकलीफ है, हमारे पड़ोसी देशों को, कि अगर हम तरक्की करते हैं तो उनके दिल में क्या चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसे तो सीधे तौर पर यह भी कह सकते हैं हम कि जो वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये सिर्फ उनके देश का दिवालियापन नहीं, दिमागी दिवालियापन भी दर्शाता है। जी, क्योंकि उनके यहाँ खुद के यहाँ राशन नहीं है खाने को, उनके यहाँ पानी नहीं है पीने को, उनके यहाँ लाइट नहीं है, बिजली के बिल इतने आ रहे हैं, और वो बात करते हैं हम लोगों की, हम लोग चांद पे पहुंच गए कि हमें टॉयलेट देखना चाहिए अपना। पहले अपना घर ठीक करें, उसके बाद हमारे ऊपर कुछ टिप्पणी करेंगे लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है वीरेंद्र जी। अब सवाल ऐसे में ये भी एक उठता है कि जो जिस दोहरेपन की हम बात कर रहे हैं, और साथ ही एक और इसी बीच में खबर ये भी आ गई है कि सभी देशों की घोषणा पत्र पर आम सहमति भी बन गई है। अब अगर आम सहमति बन गई है तो इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर तो देखा ही जाएगा। और जो अभी हम बात कर रहे थे यूक्रेन संघर्ष को लेकर, तो यूं कहा जाए कि उस कूटनीति में भी हम विजय हासिल कर चुके हैं। सही बात है राणा जी। ये एक चौतरफा एक विजय है हमारी। और मैं नहीं समझता कि कोई बड़ा सीरियस वार्तालाप यूक्रेन और रशिया के
संदर्भ में हो पाएगा। हाँ, छोटा मोटा अगर रेफरेंस आ जाता है तो उसका स्टैंड हमारा बड़ा क्लियर है। हम शांति प्रिय देश हैं और सबको अपने फैसले शांति से करने की सलाह दे सकते हैं। हाँ। पर जो बड़ा ग्लोबल साउथ का एक मुद्दा सामने भारत ने उठाया है, जिस पर चाइना ने पूरी कोशिश की और जिस तरह से श्रीलंका का बेड़ा गर्क किया, जिस तरह से पाकिस्तान गुर्बत की बुरी हालत में आ गया, इसी तरह साउथ अफ्रीका और अफ्रीकन नेशंस, उन सब के ऊपर चाइना खुले दिल से पैसा इन्वेस्ट करके उनको जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। अगर अफ्रीकन कंट्रीज का नेतृत्व भारत के नीचे आ जाता है तो ये एक बहुत बड़ी इकोनॉमिकल हार होगी चाइना की, और जो पाकिस्तान बोलता है वो चाइना की भाषा बोलता है। दुर्भाग्य से हमारे भी देश के कुछ लोग देश के अंदर और देश से बाहर जाकर भी चाइना की भाषा बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। ये स्ट्रीट में लोग हैं, स्ट्रीट डॉग की बार्किंग, एलिफेंट्स की मूविंग। भारत आज एक महान देश है, एक महान शक्ति है, हमें सब चिंता में पड़ना नहीं चाहिए। बिल्कुल। शाही जी, हमारे साथ हमारी संवाददाता निशी भी जुड़ गई हैं। निशी, अब ये जो खबर निकलकर सामने आई है कि घोषणा पत्र पर आम सहमति बन गई है, तो भारत की एक बड़ी जीत, बड़ी विजय, और उसमें एक और कड़ी ये जुड़ गई है उपलब्धि की। बिल्कुल, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि अब ये सहमति बन चुकी है। ऐसा क्यास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि सब एक फैसले पर बातचीत ना करें, हो सकता है कई देश इससे ऐतराज जताए, लेकिन उसके बाद इन ऐतराजों पर सहमति बनती है और इस पूरी टॉपिक को लेकर बातचीत पूरी हो जाती है। कहीं ना कहीं एक भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, जिसको देखकर काफी दिलचस्पी हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें, इससे पहले जो वन अर्थ वाली मीटिंग हुई थी, जो पहला सत्र किया गया था, उस सत्र में भी काफी अहम मुद्दों पर बातचीत की गई, जिसमें सोलर पैनल्स, सोलर एनर्जी, सोलर जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है उसको लेकर बातचीत की गई थी। इसके अलावा सन से रिलेटेड, खाद्य पदार्थों से रिलेटेड, खनिज पदार्थों से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है उन पर बातचीत की गई थी, ग्रीन प्रोडक्ट्स पे बातचीत गई थी। इसके अलावा वन वर्ल्ड की बात की गई थी, और ये तमाम मुद्दों पर जब बातचीत हुई है उससे कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर नजर आ रहा था कि हाँ, सहमति बन सकती है। हालांकि कुछ देशों में शक था कि वो पूरे मामले पर सहमति नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने सहमति करके आपको बता दी थी एक और बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसमें कि जो प्लेट्स होती है, जिसमें डेजिग्नेशन प्लेट्स होती है, तो उसमें जब इंडिया की प्लेट्स लगाई गई थी तो उसमें इंडिया जो मेंशन होता है that this president, this former government employee is from India, ऐसे करके लिखा होता है। अब इस इंडिया को भी हटा दिया गया, उस जगह भी भारत को लगा दिया गया है। कहीं ना कहीं जब जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार कह रहे थे कि इंडिया की बजाय अब भारत का इस्तेमाल होगा, वो साफ तौर पर अब G20 की जैसी सत्र शुरुआत होती है तो उसके बाद ये साफ तौर पर बदलता जा रहा है। और अब 3:30 बजे के आसपास ये बात की भी अब ऐलान हो चुका है कि अब जो दूसरी सत्र की मीटिंग होने वाली है, ये कई अहम मुद्दों के साथ होने वाली है, जिसमें अब आगे आने वाले कुछ समय पर विकास को लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा एनवायरमेंट को लेकर बातचीत होगी, हेल्थ फैसिलिटीज को लेकर बातचीत होगी, और पूरा फोकस अब जो गवर्नमेंट के आगे की फ्यूचर प्लान है उसको लेकर इस मीटिंग में अब खास बातचीत होने वाली है, क्योंकि अभी होने वाली है वन फैमिली वाली बातचीत होने वाली है। अब इससे पहले हुआ था वन वर्ल्ड की अभी बातचीत हुई थी, वन अर्थ की बातचीत हुई थी, अब वन फैमिली की बातचीत होने वाली है। इस सत्र में 3 सत्र पूरे टोटल थे, जो कि G20 की थीम पर निकाले थे, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और अब वन फैमिली की बारी है, कल सुबह वन फ्यूचर की मीटिंग होगी। लेकिन जो वन फैमिली की बातचीत होने वाली है, इसमें और भी कई ऐसे अहम मुद्दे हैं जिन पर सहमति के साथ अब मोहर लग सकती है। राना बिल्कुल साथी निशी, ऐसे में यह भी बड़ा अहम है क्योंकि जिस तरह से लगातार चीन और रूस ने अपना अड़ियल रवैया दिखाया था कि वो नहीं चाहता है कि आप यूक्रेन पर सिंगल वर्ड भी बात करें। अब हिंदुस्तान का पूरा फोकस था ग्लोबल साउथ को लेकर कि उसे ग्लोबल साउथ के उन मुद्दों को उठाना है। तो इस पूरी कहानी में या इस पूरी कूटनीति में भी भारत की ये बड़ी विजय है। रूस के साथ दोस्ती अच्छी,
और G20 का सफल आयोजन। बिल्कुल, और ये कहीं ना कहीं इस जैसे कहेंगे कहावत से मिलता जुलता है कि सांप भी मर जाए लेकिन लाठी भी ना टूटे। बिल्कुल बिल्कुल। भारत के इस सॉफ्ट बिहेवियर के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करते हुए बहुत ही अच्छी सहमति के साथ इसको कंक्लूड किया है। आपको बता दें कि जब ये वाली बातचीत छेड़ने की बात की गई थी कि अगर सबकी निगरानी सब इस मुद्दे पर थी कि यूक्रेन और रूस के इस मुद्दे पर बातचीत की जाए, जो युद्ध हुआ था उस पर कहीं ना कहीं सहमति हो, क्योंकि कहीं ना कहीं मुद्दे को नेग्लेक्ट करते हुए कि G20 समिट को आयोजित किया गया था, तो कहीं ना कहीं लग रहा था जब रूस से बातचीत होगी तो इस मुद्दे को कहीं नेग्लेक्ट ना की जाए, इस पर भी बातचीत हुई, क्योंकि रूस और इंडिया के संबंध काफी अच्छे होते जा रहे थे। क्योंकि अगर हमने उनको वेपन सप्लाई किए हैं, हमने उनको काफी आर्थिक सहायता मुहैया कराई है, तो उसको लेकर रूस और इंडिया के जो रिलेशन थे वो काफी बेहतर होते जा रहे थे। लेकिन अगर इस समिट में यूक्रेन और रूस के युद्ध की बात ना होती तो कहीं ना कहीं आशंका के घेरे में भारत को भी खड़ा होना पड़ता। लेकिन इस मुद्दे पर भी बातचीत होती है और अब आगे भी इन मुद्दों पर बातचीत होगी, क्योंकि वन फैमिली का सत्र अभी शुरू होगा और उस सत्र को लेने के बाद फिर उसके बाद एक ब्रेक का आयोजन किया गया है, जिस ब्रेक के दौरान जितने भी सारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो वापस अपने जहां उनको ठहराया गया है वहां पर जाएंगे। रात्रि भोज का इंतजाम किया गया है। और आपको बता दें कि जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं वहां उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अभी हाल फिलहाल आगरा में है, ताजमहल में फोटो क्लिक करा रहे हैं। और इसी के साथ एक बहुत ही अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है कि इंडिया जो कंट्री है वो बहुत ही सुंदरता की तरह सजाई गई है। उन्होंने दिल्ली का भी दौरा करा, वो दिल्ली से होते हुए आगरा की साइड गए हैं, नोएडा होते हुए, तो उन्होंने कहा कि बहुत ही खूबसूरती के साथ G20 की अध्यक्षता, G20 की मेजबानी भारत कर रहा है। उन्होंने सड़कों की तारीफ की है, उन्होंने चित्रकारियों की तारीफ की है, भारत की संस्कृति को जो तरह से सजाया गया था पोस्टर्स के माध्यम से हो या पेंटिंग्स के माध्यम से, उन्होंने एक चीज को साफ तौर पर दर्शाया है। और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी बयान में भी साफ तौर पर कहा है कि ये बहुत ही खूबसूरती के साथ ये प्रधानमंत्री का प्रयास। हाँ बिल्कुल वीरेंद्र जी, क्योंकि जिस तरह से लगातार अब आम सहमति का बन जाना, उसके बाद अब जो दूसरे सत्र की मीटिंग होगी तो वो उसकी थीम वन फैमिली तो है ही, यानी कि हम अपने उस पॉइंट को सार्थक करेंगे जो हमने दिया है वसुधैव कुटुंबकम, उसको हम सार्थक करेंगे। अब ऐसे में क्या यूं कहा जा सकता है कि पश्चिम देशों की मीडिया चाहे जो कहती रहे, चाहे जो करती रहे, कदम तू बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, इसी पंक्ति पर हमें चलना होगा? सही कहा राणा जी आपने। ये जिनको हाजमा खराब है इनको डकार लेने देते हैं जी, इनको हाजमे का इलाज करने देते हैं। मेरे ख्याल में भारत आज एक बड़ी सुदृढ़ स्थिति में है, मिलिटरीली बड़ी सुदृढ़ स्थिति में है, इकोनॉमिकली बड़ी सुदृढ़ स्थिति में है, पॉलिटिकली और बड़ी सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ रहा है। हमें चिंता नहीं करनी चाहिए कि ये मीडिया क्या कह रहे हैं, ये पेड मीडिया है, ये खुद अपने आप शांत हो जाएंगे। और पूरे संसार को आज इन्फो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि जल्द ही सत्य क्या है उसका दर्पण दिख जाएगा जी। मैं यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ, और वो ये है, एक बदहजमी की बात ये भी है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो यूनाइटेड नेशंस को खड़ा किया गया था उसका रेलेवेंस आज खत्म होता जा रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये जो G20, उसके पहले G7, ये सब संस्थाएं हैं, क्वाड, ये सब पिछवाड़े में फेंक रहे हैं यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड नेशंस के पूरे चार्टर और उनकी ड्यूटीज को। बिल्कुल। तो एक नया उभर कर आ रहा है संसार में संगठन, और जो नई उभरती हुई दिशा है, ये दिशा संकेत करती है हमारे ग्लोबल लीडर बनने की ओर। बिल्कुल। अब तक जो लोग अपने आप को वर्ल्ड बिग पावर्स एंड बिग 5 और फर्स्ट 3 और फर्स्ट 4 समझते थे, हर कदम पर, वो चंद्रयान पर कदम रखना हो, वो सुपरसोनिक मिसाइल का बनाना हो, वो हेलीकॉप्टर्स का मैन्युफैक्चर हो, वो वर्ल्ड में आर्म्स का एक्सपोर्ट हो, वो संसार के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड की लड़ाई हो, आज
हर जगह जी भारत एक अपने तिरंगे को ऊंचा उठाता जा रहा है। बिल्कुल 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 नीरज जी, बिल्कुल। और इसका प्रभाव बहुत से देशों को ऐसा पड़ेगा कि उनको पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल वीरेंद्र जी, आता हूं लौटकर, लौटकर आता हूं। नीरज जी, अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये जो दर्द है, और जिसकी जिक्र अभी वीरेंद्र जी ने भी किया था पहले, कि कुछ देश के भीतर भी ऐसे लोग हैं जो आलोचनाएं कर रहे हैं। 2000 के बाद से अभियान चला अतुल्य भारत का, और हर नेता ने इस तरह की भूमिका को बनाया, अपनी छवि को सुधारने की कोशिश की, और पूरा विश्व के नेता भी इसी तरह से करते हैं। कोई भी बड़ा आयोजन हो, प्राकृतिक आपदा हो या कुछ भी हो, उसमें अपनी छवि को सुधारना है, अपने आप को लाइमलाइट में लाने की कोशिश की जाती है। अब अगर विपक्ष या बाकी लोग ये आरोप लगाते हैं कि G20 के आयोजन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी छवि सुधारना चाहते हैं और बेहतर करना चाहते हैं, तो फिर इसमें दिक्कत क्या? देखिए, इन लोग को ये समझना पड़ेगा कि जब ये जंग लड़ी जाती है, अगर हार होती है तब भी सेनापति कहा जाता है, जब जीत होती है तब भी सेनापति का ही नाम होता है। बिल्कुल। तो आज अगर हमारी जीत हुई है तो उसमें मोदी जी का ही नाम होगा, तो इसके अंदर इन लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इन लोगों को ये बात माननी चाहिए। लेकिन वही दिक्कत है, जो हमारे देश के जयचंद है वो इस बात को हजम नहीं कर पाएंगे, कोई भी बधाई नहीं देगा। मैंने किसी विपक्षी पार्टी से ये भी सुना जिसने बधाई दी हो आज की डेट में, आप राजनीति को छोड़ दीजिए, आप ये कहिए हाँ हमारे देश में कुछ हुआ, हाँ हमारे देश में G20 के लोग आए, हाँ हमारे देश में अमेरिका के राष्ट्रपति भी आए, हमारे देश में सारी दुनिया के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं। आप लोग खुश हुई है इस समय, ये समय एक दूसरे का साथ देने का है, ये समय राजनीति खेलने का नहीं है। अपने आप को इस दुनिया में ऊपर लाइए, बोलिए हाँ भारत देश हमारा है और इस देश ने कुछ कर दिखाया है। जी बिल्कुल। निशी, क्या कुछ और ताजा अपडेट्स इसको लेकर है वो भी आप बताना, और साथ ही इसी में मेरा सवाल ये भी है कि जिस तरह की जो अब कामयाबी या जो उपलब्धियां हैं जो निकल कर आ रही हैं, अब स्वाभाविक है कि अगर कोई भी ऊपर की तरफ बढ़ता है तो जो पीछे छूट रहे हैं दर्द तो किसी ना किसी को होता है। तो अब ऐसे में पश्चिम देशों को भी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा सोचने की या उनको देखने की जरूरत हमें नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से 173 को मद्देनजर रख अब 3:30 बजे से अब दूसरे सत्र की बैठक होने वाली है। इस बैठक को तमाम मायनों के साथ देखा जा रहा है। हाल फिलहाल की अपडेट मैं आपको बता दूं राना, तो जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल अपडेट सामने आ रही है, तो उसको लेकर G20 सैटेलाइट लॉन्च अलायंस को लॉन्च करने के लिए भी बातचीत जारी है, और इस अलायंस को लॉन्च करने के लिए भी तमाम सहमति बनाने के लिए बातचीत जारी है। और इस बातचीत के जरिए भी अब हो सकता है कि G20 को लेकर एक सैटेलाइट बनाई जाए जो लॉन्च की जाए हाल फिलहाल, और ये चीज सामने आ रही है। और लगातार हम जिस रास्ते में है वहां से डेलीगेट यहाँ से गुजरते हुए नजर आ रहे हैं G20 के, जो बाहर से आए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि जो हाल फिलहाल का अभी मुद्दा चल रहा है उसमें बताया जा रहा है कि बायोफ्यूल अलायंस और बायोफ्यूल को लेकर भी बातचीत होने वाली है, क्योंकि खाद्य पदार्थों की जिसे कहेंगे बिक्री करने वाला भारत अब पूरे देश विदेश में अपना नाम रोशन कर रहा है। तो उसको लेकर भी अभी हाल फिलहाल ये अपडेट आ रही है कि बायोफ्यूल्स को अब आगे बढ़ाने को लेकर भी बातचीत हो रही है। उसके साथ सहमति बनती हुई सऊदी अरब के जो प्रिंस हैं उनसे भी बातचीत इसको लेकर जारी थी, और उसके साथ उन्होंने बायोफ्यूल को बढ़ोतरी करने के लिए और उनकी जो डिलीवर करने के लिए अलग अलग देशों में उसको लेकर भी सहमति जताते हुए उन्होंने कई बातें कही है। अब फ्रांस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे इमैनुअल मैक्रों, उनसे भी खास बातचीत के दौरान इन बातों पर सहमति बन सकती है कि वो टेक्नोलॉजी को लेकर भी अब आगे बातचीत करने वाले हैं। और ये टेक्नोलॉजी को छोटी मोटी टेक्नोलॉजी की मैं बात नहीं कर रही हूँ। इसके बाद ये जो तीसरी अर्थव्यवस्था की लगातार हम लोग प्रेशराइज करते हुए बातें कह रहे हैं, उस तीसरी अर्थव्यवस्था में जो मजबूती देने के लिए कई ऐसे अहम बिंदु है जो फ्रांस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब बातचीत होगी तो वो इमैनुअल मैक्रो कई ऐसी अहम मुद्दों पर जब सहमति जताएंगे तो उसकी जिसे कहेंगे उपरांत की जो तीसरी अर्थव्यवस्था की रेस में भारत दौड़ना चाहता है उसको बहुत ज्यादा आसानी मिलने वाली है। इसलिए हम लोग तीसरी अर्थव्यवस्था का जिक्र बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इमैनुअल मैक्रो के साथ जो बायोलैटरल जिसे कहेंगे बातचीत होने वाली है बायोलैटरल, उसको लेकर तमाम जो देश है वो नजरें टिकाए हुए हैं क्योंकि ये अहम बैठक होने वाली है। हो सकता है कल भी ये बैठक हो, लेकिन आज जो बैठक में हाल फिलहाल जिन जिन राष्ट्रीय अध्यक्षों से बातचीत चल रही है उनमें तरह तरह की सहमतियों के साथ
बात को रखा जा रहा है। बिल्कुल। अब हाल फिलहाल मैं आपको अपने आसपास का एरिया एक बार दिखाना चाहूंगी। हाँ। अगर राना आपके पास टाइम हो तो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मैं आपको एक नजारा दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जिन 1,30,000 सैनिकों की बात कर रही थी, जवान की बात कर रही थी, वो कुछ इन तस्वीरों के माध्यम से दिखाया जा रहा है। यहाँ प्रगति मैदान की साइड है। आपने मेरे पीछे देखा था कि पहले G20 इंडिया का जो बहुत बड़ा लोगो डिजाइन किया गया था, अब उसके पास पीछे ही कुछ तस्वीरें हैं जहाँ पर बैरिकेडिंग लगा दी गई है, पुलिस के जवान यहाँ मौजूद हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर चेकिंग हो रही थी और यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले डेलीगेट्स से भरी हुई बस जा रही थी जो कि फॉरेन से थे, और उन फॉरेन के डेलीगेट्स को यहाँ पर जो जवान थे उन द्वारा सैल्यूट करते हुए उनको चेकिंग करते हुए आगे भेज दिया गया। उनके पासेस चेक किए गए थे जो कि G20 को लेकर खास पास बने थे। इसके अलावा आपको और भी मैं बता दूं कि जिस तरीके से अब दिल्ली का मौसम हो रखा है, बहुत सुहाना मौसम हो रखा है और लगातार पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर गाड़ियां चलाई जा रही है। बिल्कुल निशी, और बिल्कुल निशी, आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लेते रहेंगे हम इसी तरह से। वीरेंद्र जी, अब सवाल यह है कि मौसम भी बड़ा सुहाना है और ऐसे में जब खबरें G20 के भीतर से निकलकर आ रही है वो भी बड़ी सुहावनी ही है। मतलब जितना मौसम आनंदित है उतना ही भीतर से खबरें भी आनंदित कर रही हैं भारत की सफलता को लेकर। वेल बिगन इज हाफ डन। जिसका प्रारंभ शुभ हो, जिसके पीछे कारण शुभ हो, जिसके पीछे इच्छा शुभ हो और पूरी दिलो जान लगाकर जिसमें हमारे निपुण जो देश को निर्देश देने वाले प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे विदेश मंत्री, ज्यादा मैं महत्व में विदेश मंत्री और उनके कार्य को देता हूँ, इन सब ने मिलकर जिस प्रकार से इसको संभाला है, मैं समझता हूँ ये एक बड़े लंबे समय तक याद रखने वाला एक उत्सव होगा, एक आयोजन होगा, एक भारत का नया रूप संसार को नजर आएगा। जी। कुछ लोग बिल्कुल जो प्रसन्न नहीं है, शायद उनको प्रसन्न न रहने की आदत पड़ गई है, उन्हें अपनी दुख के साथ बिल्कुल समझौता करना पड़ेगा। अभी कश्मीर में मैं मिसाल देता हूँ, जो G20 का आयोजन हुआ था, ठीक, जिस दिन वो आयोजन समाप्त हुआ, डिनर चल रहा था, अगले दिन समाचार पत्रों में कहा हमें वहाँ क्या मिल गया, क्या व्यापार आ गया, क्या विदेशी वहाँ से इन्वेस्टमेंट्स आ गए। इतना उतावलापन के अभी तो G20 चल रहा है, आज उसका संयुक्त बयान आने बाकी है। हाँ, बिल्कुल 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 नीरज जी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वीरेंद्र जी, समय बड़ा थोड़ा सा कम है, नीरज जी से मैं फाइनल कमेंट ले लेता हूं। नीरज जी, एक गीत है कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, तो अब क्या यूं कहा जा सकता है कि मेरा परिवार खुश है तो फिर बारिश की जाए? बिल्कुल बिल्कुल, परिवार पूरा खुश है जी, हिंदुस्तान पूरा खुश है। और दूसरा राणा साहब, मैं आपको और आपके चैनल को भी बधाई देना चाहूंगा कि आपने कम से कम सच्चाई के ऊपर चले तो सही, सच्चाई दिखाई तो है, इसलिए मैं आपको भी बधाई देना चाहूंगा, आपको और आपके चैनल को। हाँ जी, बिल्कुल शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये कीमती समय देने के लिए। अब ऐसे में सवाल यही है कि जिस तरह का दोहरा चरित्र पश्चिम देश की मीडिया दिखा रही है, उसका वो दोहरा चरित्र भी सामने आ चुका है कि अगर गरीबी दिखानी है तो अमेरिका के भीतर और यूरोप देशों में भी उतनी ही है। अब अगर बढ़ता हुआ कद हिंदुस्तान का वो देख रहा है तो जलन भी जरूरी है, क्योंकि पश्चिम देश लगातार हिंदुस्तान को कहते थे कि सपेरों का देश है, तो अब हिंदुस्तान को अपनी आस्तीन में छिपने वाले सांपों को अपने सपेरे की धुन पर नचाना भी आता है, और वही हिंदुस्तान कर रहा है। हिंदुस्तान पूरे विश्व को एक परिवार मानता है और उस परिवार की हर समस्या को अपनी समस्या मानता है और उसी के साथ आगे बढ़ रहा है। लगातार कदम बढ़ रहे हैं, सफलता हासिल हो रही है और इससे ज्यादा खुशी और गौरवान्वित का पल कुछ और हो नहीं सकता। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया। नमस्कार।